Let's start revision of India's 7 Statement of Cash Flows, a very simple and easy topic. स्टार्टिंग में थोड़े से इलस्ट्रेशन सीखते हैं जो हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी देगा हमें. उसके बाद फुल फ्लेज क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे. इलस्ट्रेशन 1. Company has provided the following information. Find out which of the following items will form part of cash and cash equivalents for the purpose of preparation of cash flow statement. Okay. फिक्स डिपॉजिट दे रखी है विद SBI, 12% का रेट है विद 3 years ऑफ मेच्योरिटी ऑन 1st January 2004. हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट 31 मार्च 2001 की. मेच्योरिटी हमें दे रखी है 3 साल की, तो ये इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं विच फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ बेसिकली 90 डेज, जिसको हम 3 months कहते हैं. 3 months या 90 days, तो ये 3 साल की मेच्योरिटी है, नहीं होगा इंक्लूड. फिक्स डिपॉजिट विद HDFC 10%, ओरिजिनल टर्म इसका 2 years का था बट ड्यू फॉर मेच्योरिटी ऑन 30th June 2001. हम बना रहे हैं 31 मार्च 2001 को. 31 मार्च 2001 के लिए तो ये विद इन 90 days मेच्योर हो जाएगा क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल, मई एंड जून. बट ओरिजिनल टर्म इसकी 2 साल की थी, ये लॉन्ग टर्म की है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड. नाउ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इन ABC लिमिटेड एक्वायर कर रहे थे 31 जनवरी 2001 को एंड रिडेम्पशन इज ड्यू ऑन 30th अप्रैल. तो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च एंड अप्रैल विद इन 3 months ये हो रहे हैं, तो दिस वुड बी इंक्लूडेड, रिडीमेबल हो जाएंगे इंक्लूड. कैश बैलेंसेज एट वेरियस बैंक, कैश बैलेंसेज हमेशा इंक्लूड होंगे चाहे वो वेरियस बैंक अपनी ब्रांचेज हो विद इन इंडिया या इंटरनेशनल ब्रांचेज हो ऑफ इंडियन बैंक्स हो, मतलब इंटरनेशनल ब्रांच है इंडियन बैंक्स की, या ब्रांचेज ऑफ फॉरेन बैंक्स आउटसाइड इंडिया भी हो तब भी इंक्लूड होगा. बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ SBI फोर्ट ब्रांच, तो टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट हमें दे रखा है विच इज पेबल ऑन डिमांड. बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्लूड होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में. ट्रेजरी बिल्स 90 डेज की मेच्योरिटी है तो इंक्लूड हो जाएंगे. तो कौन से दो हमने स्टार्टिंग की 2 इंक्लूड नहीं करे, बाकी इंक्लूड करे हैं. रीजंस भी यहाँ पे दे दिए इन्होंने, ये सारे हमने इंक्लूड करे, बाकी शुरू के 2 नॉट टू बी कंसिडर्ड एंड एक्सक्लूड करे. एज ओरिजिनल मेच्योरिटी इज नॉट लेस देन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन. रिडीमेबल हमने कर लिए. नेक्स्ट, illustration number 2. From the following transaction, identify which transaction will be qualified for the calculation of operating cash flows if the company is into the business of trading of mobile phones. Mobile phones का इसका trading का business है. Operating cash flows होते हैं which is related to operations. तो let's see, receipt from sale of mobile phones revenue से related है तो add होगा cash flow में क्योंकि receipt हुआ है. Purchases of mobile phones from various companies ये भी आएंगे. एम्प्लॉयज़ एक्सपेंसेस पेड, ऑपरेटिंग से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ के खर्चे हैं. एडवर्टाइजमेंट भी अपना ऑपरेटिंग से खर्चे हैं. क्रेडिट सेल्स ऑफ मोबाइल, हमने सेल करी है लेकिन क्रेडिट सेल है तो क्रेडिट सेल अपनी नहीं आएंगी बिकॉज इट इज़ अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन. बट जब ये क्रेडिट सेल से जो डेटर्स क्रिएट हुए हैं उससे हम जब ये रिसिप्ट हो जाएगी तब हम इंक्लूड करेंगे रिसिप्ट. मिसलेनियस चार्जेस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स फॉर रिपेयर ऑफ मोबाइल्स, ये मिसलेनियस चार्जेस एक तरीके से अदर रेवेन्यू होगा, ये भी इंक्लूड होगा. लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ओल्ड मोबाइल फोन, तो क्लोजिंग स्टॉक की जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो गई. बट इसमें ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, अभी तक हमने इसे बेचा नहीं है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है इसलिए हम नहीं लेंगे. पेमेंट टू सप्लायर ऑफ मोबाइल फोन्स करेंगे, पेमेंट के पैसे हम यहाँ पे डालेंगे. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ऑफ सेल्स शोरूम, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, इसको नहीं लेंगे. इंटरेस्ट पेड ऑन क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ द बैंक, इंटरेस्ट पेड है, इट इज़ अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग में नहीं आएगा. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स इन एक्सचेंज ऑफ अ न्यू लैपटॉप एंड प्रिंटर, लैपटॉप प्रिंटर क्या कहते हैं, हमने पुराना कंप्यूटर एंड प्रिंटर दिया उसके बदले में एक लैपटॉप प्रिंटर ले लिया, उसमें प्रॉफिट हुआ हमें वैल्यू का. बट ये एक्सचेंज है तो एक्सचेंज में मतलब कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ तो नॉन कैश आइटम है, नहीं लेंगे. बट अगर ये कैश वाली होती तो हम ले सकते थे इसमें. एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, एडवांस मिला कस्टमर से लेंगे, कैश मिला. सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी पेड, सेल्स टैक्स रिलेटेड टू सेल्स, तो ये ऑपरेशन से रिलेटेड है, हम इसको इंक्लूड करेंगे. Illustration number 3. From the following transaction taken from a private sector bank operating in India, identify which transaction will be classified as operating and which would be classified as investing activity. एक चीज़ ध्यान रखना, जब ये बैंकिंग है यानी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में अगर हम लोन देते हैं, लोन गिवन करते हैं किसी कस्टमर को, या लोन रीपे करता है कोई कस्टमर, या डिपॉजिट हम पे करते हैं, डिपॉजिट रिसीव करते हैं या डिपॉजिट रीपे करते हैं, या इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव करते हैं या इंटरेस्ट पे करते हैं, ये सब हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट. ओके, नॉर्मली ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिंग की होती है, बट जब हमारा काम ही रोज़मर्रे का बैंक का काम है, पैसों से डील करना, फाइनेंशियल, तो ये सारा काम इसके ऑपरेशंस आ जाता है. बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो डिविडेंड हम पे करेंगे
जो डिविडेंड हम पे करेंगे वो हमारा क्या होगा, इट विल बी अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। डिविडेंड रिसीव तो हमारा होगा इन कहते हैं ऑपरेशन में, बट डिविडेंड पेड हो जाएगा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। नाउ लेट्स सी क्या क्या ट्रांजेक्शन हमें दे रखी है इसमें, डायरेक्टली इसको सोल्यूशन से देखते हैं। इंटरेस्ट हमने रिसीव करा है लोन्स पे, नॉर्मली ये इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए, बट सिंस इट इज़ अ बैंक तो ये इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट हमने पे करा है, डिपॉजिट जो करे है उसमें भी ऑपरेटिंग बनेगा, डिपॉजिट एक्सेप्ट करे हैं ऑपरेटिंग, लोन गिवन टू कस्टमर, लोन्स रीपेड बाय कस्टमर अगेन ऑपरेटिंग, डिपॉजिट रीपे करे ऑपरेटिंग, कमीशन हमने किसी चीज़ पे रिसीव करा है ऑपरेटिंग, क्योंकि मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। लीज रेंटल्स पेड फॉर वेरियस ब्रांचेस, काफ़ी सारी ब्रांचेस है उसके लिए हमने लीज रेंटल्स दे रहे हैं, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि बिना ब्रांचेस के तो काम चल ही नहीं सकता। ना सर्विस टैक्स पेड, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फर्नीचर्स फॉर न्यू ब्रांचेस, फर्नीचर हमारा एक तरह से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अपग्रेडेड बैंकिंग सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। परचेज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए हमने लिया है। परचेज ऑफ शेयर्स इन 100% सब्सिडरी फॉर ओपनिंग अ ब्रांच इन आबू धाबी, तो आबू धाबी में हमने कोई ब्रांच खोलनी है उसके लिए हमने शेयर्स लिए, तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, हमारी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। न्यू कार्स परचेज फ्रॉम होंडा डीलर इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड कार्स एंड कैश पेमेंट, अगर कैश पेमेंट ना होती सिर्फ एक्सचेंज होता तो ये नॉन कैश आइटम बन जाती, बट सिंस इट इज अ कैश पेमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व, तो ये हमारी हो जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर कैश पेमेंट ओनली, जो कैश की वैल्यू है। प्रोविडेंट फंड पेड फॉर द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के लिए पीएफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इशू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, हमने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस शेयर्स इशू करे हैं, तो ये हमारा एक तरह से नॉन कैश आइटम होती है, नॉट टू बी कंसिडर्ड, क्योंकि कोई कैश फ्लो ही नहीं हुआ इसमें। Illustration 4, from the following transaction taken from a parent company having multiple business in multiple segments, identify which transaction will be operating, investing and financing. Let's see. हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनेगी, क्योंकि फाइनेंस में हम कर रहे हैं, यहाँ पे शेयर्स इशू कर रहे हैं। परचेज द शेयर्स ऑफ 100% सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम शेयर्स ऑफ सब्सिडरीज, तो हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी होगी तभी हमें डिविडेंड मिला है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनेगी। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अदर कंपनीज, डिविडेंड रिसीव्ड है, मिला है तो इन्वेस्टिंग है। बोनस शेयर इशूड, कोई कैश इन्वॉल्व ही नहीं है तो कोई इसी में नहीं आएगा, ये एक्टिविटी कोई भी नहीं आएगी तीनों में। परचेज लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्पेशल ड्रग्स, लाइसेंस अपना एक इंटेंजिबल एसेट है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम गुड्स पेटेंटेड बाय द कंपनी, तो जो गुड्स पेटेंट हुए सेल हुए होंगे उसकी रिसीव हुई हमें रॉयल्टी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये। रेंट रिसीव फ्रॉम द लेट आउट ऑफ बिल्डिंग, एंड लेटिंग आउट इज नॉट द मेन बिजनेस, लेटिंग आउट मेन बिजनेस है यानी इन्वेस्टिंग है, लेटिंग आउट अगर मेन होता तो ये ऑपरेटिंग में आ जाता। नाउ इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, हमने कोई एडवांस गिवन कर रखा है उसका इंटरेस्ट हमें मिला है तो इन्वेस्टिंग है, मतलब किसी को हमने लोन दिया उसके हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमारा इन्वेस्टमेंट है ये। डिविडेंड पे कर रहे हैं हम, डिविडेंड पे कर रहे हैं, डिवेंचर्स इशू करे होंगे, डिविडेंड पे करा है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि डिवेंचर्स इशू करे होंगे हमने फाइनेंस लिए, तो डिविडेंड पे इज अ फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट पे कर रहा है फाइनेंसिंग। परचेज गुडविल, गुडविल हम ले रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। एक्वायर्ड द एसेट ऑफ अ कंपनी बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स नॉट पार्टिंग बाय एनी कैश, तो इक्विटी शेयर्स है, नो कैश इन्वॉल्व, नॉट टू बी कंसिडर्ड। इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड हम पे कर रहे हैं फाइनेंसिंग, यही अगर डिविडेंड रिसीव करा होता तो उसमें चला जाता ये इन्वेस्टिंग में, जो हमने ऊपर देखा भी था कहीं पर डिविडेंड रिसीव भी करा था, डिविडेंड रिसीव करा था इन्वेस्टिंग, और पे कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग। सिमिलरली इंटरेस्ट अगर रिसीव कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग, ये हमें 11 में हम पे कर रहे हैं फाइनेंसिंग, 9 में हम रिसीव कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग। ठीक है, इसके बाद डिजॉल्व द 100% सब्सिडरी एंड रिसीव द अमाउंट इन फाइनल सेटलमेंट, जो हमारे पास 100% सब्सिडरी बेच के उसे पैसा मिल गया तो इसको भी हम मिलेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, दिस वाज आवर इलस्ट्रेशन नंबर 4, सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। Illustration 5, an entity has entered into a factoring arrangement and received money from the factor. Examine the said transaction and state how it should be presented in statement of cash flows. अब फैक्टरिंग क्या होता है, लेट से कंपनी के कोई डेटर्स है उससे उनको पैसा मिलना है, 100 रुपीज़ पैसा मिलना है, ये किसी और को एक फैक्टरिंग एजेंट को फैक्टर को बेच देती है और उसके बदले ये 100 की जगह आज के दिन में 80 रुपीज़ ले लेगी। ठीक है, अब ये दो तरीके के अरेंजमेंट हो सकते हैं, एक तो होता है रिकोर्स, एक होता है नॉन रिकोर्स। रिकोर्स मतलब लेट से फैक्टरिंग, अब फैक्टर वाले क्या करेंगे, ये बाद में डेटर से रिकवरी करेंगे, अगर रिकवरी नहीं होती तो ये कंपनी के पास वापस आ जाएंगे कि तुम पैसे दो हमें,
और नॉन रिकोर्स सारी लाइबिलिटी फैक्टर की है, भले ही उसे डेटर से मिले या ना मिले। तो नॉन रिकोर्स में तो क्या होगा, हमारा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी, क्योंकि हमने डेटर से एक तरीके से रिकवरी कर ली और हमारी कोई लाइबिलिटी कोई रिस्क नहीं है। अब रिकोर्स में हमारे पास रिस्क अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो इस तरीके हम ये मानेंगे कि अभी हमने इस एक तरीके से 100 के बदले 80 का फाइनेंस ले लिया, हम ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, हमने लोन ले लिया। बाद में जब डेटर से मिल जाएगा पैसा फैक्टर को तो हम इसको डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, बट अगर नहीं मिलता तो हमारे पास स्टिल एक लाइबिलिटी रहती है, क्योंकि हमें इसको पे करना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं इसे, अंडर द फैक्टरिंग अरेंजमेंट नीड्स टू बी असेस्ड वेदर द अरेंजमेंट इज अ रिकोर्स और नॉन रिकोर्स। रिकोर्स में क्या होता है, कैश रिसीव्ड इज क्लासिफाइड एज अ फाइनेंसिंग कैश इनफ्लो as the entity continues to recognize the receivables and the amount received from the factor is indeed a liability। ये एक फाइनेंसिंग बनेगा रिकोर्स में, क्योंकि अभी भी हम डेटर्स रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी भी लाइबिलिटी है इसकी। नाउ द सब्सटेंस ऑफ द अरेंजमेंट इज फाइनेंसिंग एज द एंटिटी रिटेन्स सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द फैक्टर्स रिसीवेबल। व्हेन द कैश इज कलेक्टेड बाय द फैक्टर, लाइबिलिटी एंड रिसीवेबल्स डी रिकॉग्नाइज हो जाती है। ये नॉन कैश होगा, क्योंकि हम लाइबिलिटी और रिसीवेबल्स अपनी बुक से हटा देंगे। एंड इसका नेट इम्पैक्ट क्या होगा कि हमने फाइनेंसिंग में हमने दिखा दिया, इनफ्लो दिखा दिया कि हमें पैसा मिला फाइनेंसिंग से, दैट्स इट। नॉन रिकोर्स में क्या होगा, व्हेन एंटिटी डी रिकॉग्नाइज द फैक्टर्स रिसीवेबल एंड रिसीव कैश फ्रॉम द फैक्टर। हमने जो ट्रेड रिसीवेबल है उसको डी रिकॉग्नाइज करके उसके बदले पैसा ले लिया, मतलब हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी करी है। द कैश रिसीव्ड इज क्लासिफाइड एज एन ऑपरेटिंग कैश फ्लो, दिस इज बिकॉज द एंटिटी हैज रिसीव्ड कैश इन एक्सचेंज ऑफ रिसीवेबल्स दैट अरोज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्योंकि जो ट्रेड रिसीवेबल्स थे ये कैसे बने थे, ऑपरेटिंग से, इसके बदले हमें कैश मिलना था। कैश किससे मिलना था, डेटर से, बट डेटर की जगह हमें फैक्टर से मिल गया कैश, हमें तो कैश से मतलब है। और ये एक तरीके से नॉन रिकोर्स है, कोई अगर फैक्टर डेटर से रिकवरी नहीं भी ले पाता तो हमें कैश वापस नहीं करना है, कुछ हमारी लाइबिलिटी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था रजिस्ट्रेशन नंबर 5। इलिस्ट्रेशन नंबर 6, फाइंड आउट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बाय डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो कुछ हमें डेटा दे रखे हैं, हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम दो मेथड से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड हो सकता है या इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर से जो हमें पैसा मिला है वो, यानी कि जो कैश सेल्स होगी, फिर माइनस करेंगे इसमें हम कैश परचेजेस, एंड माइनस करेंगे कोई हमने कैश में करे हैं एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ऑपरेशन, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। ये जो भी अमाउंट आएगी इसको इसमें से हम माइनस करते हैं अपना टैक्स की अमाउंट, ऐड करेंगे या माइनस करेंगे कोई नॉन एक्सेप्शनल आइटम्स, जैसे कि अगर कोई फायर इंश्योरेंस है उसका क्लेम हमें मिला है तो वो ऐड हो जाएगी नॉन एक्सेप्शनल। तो ये सब करके हमारा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस यूजिंग अ डायरेक्ट मेथड। करके देखते हैं इस क्वेश्चन में फटाफट से। जस्ट अ मिनट। ओके, क्या डेटा दे रखे हैं हमें, सेल्स दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड टैक्स अमाउंट दे रखी है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर बैलेंस शीट में हमें डिटेल्स दे रखी है, एसेट्स में दे रखे हैं नॉन करेंट एसेट्स, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स, करेंट एसेट्स दिए हुए हैं इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एंड देन वी हैव इक्विटी एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स, पेबल्स फॉर एक्सपेंस। तो हम करेंट एसेट से स्टार्ट करते हैं, इन्वेंट्रीज। हम सबका एक लेजर बनाएंगे, इन्वेंट्रीज का लेजर यहाँ पे मैंने बना रखा है। ये 2001 ये ईयर 1 है और ये ईयर 2 है, करंट पीरियड ये है 2002 का। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस इन्वेंट्री का है 13,000, क्लोजिंग है 12,000, यहाँ पे हम पुट करेंगे इसे ओपनिंग 13,000, क्लोजिंग 12,000। ओके, अब इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज में कहाँ से चेंज आएगा, जब हम जो चीज़ें सेल करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो आइटम्स हमने बेची है, यानी कि जो इन्वेंट्रीज हमने सेल करी है, ये उसकी कॉस्ट है। कितने का सामान हमने बेचा है, 3.5 लाख रुपए का हमने सामान बेचा है, यानी जो इन्वेंट्री है वो हमारी 3.5 लाख की हमारी बिकी है। तो जब 3.5 लाख की हम एंट्री सेल करेंगे, मतलब ये जो हम चीज़ सेल करेंगे, तो हमारी इन्वेंट्रीज की अमाउंट कम होगी, उसको हम क्रेडिट करेंगे इन्वेंट्री को। तो बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से 3.5 लाख यहाँ पे हमने क्रेडिट डाला, तो जो बैलेंसिंग फिगर वो आ गया, वो आगे हमारे परचेजेस आ गई 3,49,000 की। हुआ क्या, हमने 3.5 लाख रुपए का माल बेचा है, 12,000 हमारा क्लोजिंग बच रहा है, इसमें से ओपनिंग हमारे पास सिर्फ 13,000 था, तो बाकी का कहाँ से आया, वो हमने परचेज करा होगा ड्यूरिंग द ईयर, और ये परचेजेस आ गई 3,49,000 की।
ओके, नाउ ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स के बैलेंसेस में दे रखिए 7 एंड 10, यहाँ पे हमने डाले 7 एंड 10, ब्रॉट डाउन एंड कैरी डाउन। नाउ ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? डेटर्स। डेटर्स कब क्रिएट होते हैं? जब हम सेल्स करते हैं और क्रेडिट सेल्स करते हैं। सेल हमने कितनी करी है? 5 लाख रुपए की सेल करी है, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंट्री बनेगी। डेटर्स अकाउंट डेबिट करा टू सेल्स 5 लाख का। जब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो वो अमाउंट क्या रिफ्लेक्ट करेगा? दैट वुड बी पेमेंट रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स। तो कैश में हमने रिसीव करा कितना? 4,97,000 का बैलेंसिंग फिगर कैश रिसीव हमने करा। डन। अगला हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका हम लेजर नहीं बनाते। नाउ अगेन करंट लाइबिलिटीज वाली साइड में आ जाते हैं। ट्रेड पेबल्स यानी क्रेडिटर्स, इसका लेजर बनाएंगे ओपनिंग 8 क्लोजिंग 12। ओपनिंग 8 क्लोजिंग 12। क्रेडिटर्स कब जनरेट होते हैं? जब हम परचेजेस करते हैं ऑन क्रेडिट। तो परचेजेस हमने कितनी करी है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा था इन्वेंट्रीज से, 3,49,000 की हमने परचेज करी है, तो ये अमाउंट हमारी यहाँ पे यूज हुई। अब हमारे पास परचेजेस आ गई, क्रेडिटर्स हमारे पास ओपनिंग इतने थे, क्लोजिंग इतने बच रहे हैं, तो बैलेंसिंग क्या हुआ? इतनी की हमने पेमेंट करी होगी इन्हें, तो कैश में हमने पेमेंट करी है क्रेडिटर्स को कितनी? 3,45,000 की। और करंट लाइबिलिटीज हमारे पास क्या है? पेबल्स फॉर एक्सपेंसेस, 7 के ओपनिंग 10 के क्लोजिंग, तो 7 के ओपनिंग 10 के क्लोजिंग एक्सपेंसेस है। और हमारे पास ये P&L में एक्सपेंसेस है ड्यूरिंग द करेंट ईयर कितने हैं? 55,000 के एक्सपेंसेस है, तो ये हमारे 55,000 के हम P&L में बुक करेंगे। एक्सपेंसेस की एंट्री क्या करते हैं हम? P&L टू एक्सपेंस डालेंगे, प्रोविजन बनाएंगे, जो भी एक्सपेंस हम अभी बुक करेंगे P&L में हमने डाल दिया 55,000। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? 55,000 के ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस है, 7,000 ओपनिंग थे, 10,000 क्लोजिंग अभी भी बच रहे हैं, तो 52,000 हम पे कर चुके हैं बैलेंसिंग फिगर, इतने हमने एक्सपेंस पे कर दिए। अब डायरेक्ट मेथड से हमें वो बनाना है, क्या कहते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमारी कैश सेल्स कह लो या रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स कह लो, कितने हैं? 4,97,000। 4,97,000 हमने डेटर से रिसीव करे हैं। इसमें से माइनस करेंगे हम क्या? जो हमने पेमेंट करी है क्रेडिटर्स को, पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितनी पेमेंट करी? 3,45,000, ये माइनस करेंगे। और हमने क्या पेमेंट करी है? एक्सपेंसेस पे करे 52,000 के। क्या और कुछ पे करें हमने यहाँ पे कैश में? जो हमने लेजर जो बनाए कैश, ये एंट्री एडजस्ट कर ली, ये कर लिया, ये कर लिया। और ये परचेजेस हमारे यूज हुए हैं इन ट्रेड पेबल्स कैलकुलेशन यहाँ पे। ओके, और कुछ आइटम नहीं है। 4,97,000 माइनस 3,45,000 माइनस 52,000, ये आ जाएगा टोटल 1,00,000। इस 1,00,000 में से हम क्या माइनस करेंगे? टैक्सेस अपने माइनस करेंगे। टैक्सेस हमें कितने दे रखे हैं? 30,000 के टैक्स अमाउंट है, टैक्स है 30,000 का, माइनस करके कैश फ्लो हमारा ऑपरेशन से कितने आ जाएगा? 70,000 का। ये हमने निकाला है अपना डायरेक्ट मेथड से। ऐसे का सोल्यूशन चेक करते हैं फटाफट से। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन यूजिंग अ डायरेक्ट मेथड। कैश सेल्स निकाली 497 की, कैसे निकाली वो भी देखते हैं नोट्स में। परचेजेस निकाली, ओवरहेड्स, और कैश आफ्टर प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 70,000। तो इन्होंने भी क्या करा? ट्रेड रिसीवेबल्स का इन्होंने लेजर बना की जगह स्टेटमेंट बना दी। सेल्स ली, ओपनिंग और क्लोजिंग माइनस करके 497 रिसिप्ट्स निकाली। फिर परचेजेस निकाली इन्होंने 349 की। फिर इसको हमने ट्रेड पेबल से जब हमने एडजस्ट करा तो 3,45,000 के पेमेंट्स आ गए क्रेडिटर्स को, और ओवरहेड्स का आ गया हमारे पास 52,000 के एक्सपेंसेस। तो दीज आर अवर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट मेथड में। इनडायरेक्ट मेथड हमारा स्टार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस से। तो हम प्रॉफिट लेते हैं बिफोर टैक्स, ठीक है। अगर हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है उसमें टैक्स ऐड करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। इसमें से हम माइनस करते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। फिर हम एडजस्ट करते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चेंज इन वर्किंग कैपिटल में क्या लेते हैं? अगर लाइबिलिटी में इंक्रीज हुआ तो इसको हम ऐड कर देंगे, और लाइबिलिटी में अगर डिक्रीज हुआ तो इसको हम माइनस कर देंगे। लॉजिक क्या है? लाइबिलिटी अगर कम हो रही है, लेट से एग्जांपल लेते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं तो हम उनको पेमेंट करेंगे, ठीक है। पेमेंट करेंगे तो बैंक से हमारा ये जेब से पैसा जाएगा, तो इसलिए हमने माइनस कर दिया। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिटर्स हमारे बढ़ गए, एक तरीके से हमने क्रेडिटर्स को पैसा नहीं दिया, तो पैसा हमने ब्लॉक कर दिया, मतलब पैसा भी हमारे जेब में पड़ा है इसलिए ऐड कर दिया। ये अगर एसेट्स के बारे में बात करें तो इसका उल्टा होगा। एसेट जब इंक्रीज होंगे तो हम माइनस करेंगे, और एसेट जब डिक्रीज होंगे तो हम प्लस करेंगे। रीजन मीन
एसेट इंक्रीज होते हैं कब, हम एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में बात करते हैं, वो कब बढ़ेगी, जब हम परचेज करते हैं, ठीक है, हमने परचेज करे तो पैसा हमारा गया, एसेट बढ़ा तो गया पैसा माइनस करा, और एसेट जब हम बेचेंगे हमें पैसा मिलेगा, एसेट कम होंगे तो बिकेंगे एक तरीके से और पैसा मिलेगा तो प्लस हो जाएगा। दिस इज अवर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो लेट्स सी इसको हम अगर इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें, इनडायरेक्ट मेथड में हमारा प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा 53 है, इसमें हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे ऐड ना भी करें तो चलेगा, रीजन बीइंग प्रॉफिट जो टैक्स हमें एक ही दे रखा है, ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं स्टेटमेंट में अलग टैक्स हमने पीएनएल में दिखा रखा है और एक्चुअल पे हमने अलग करा है, तब ऐड करने का फायदा है। तो हम सीधा लेंगे प्रॉफिट अपना आफ्टर टैक्स लेंगे सीधा 53,000 का, इसमें से हम माइनस कर देंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो प्लस माइनस हमारे कर देंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले है अपना डेप्रिसिएशन, नॉन कैश आइटम 7,000 इसमें ऐड होगा, इंटरेस्ट हमने पे करा है 3,000 ये भी इसमें ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 2,000 ये भी हमारा एक्सपेंस है 2,000 इसमें ऐड होगा। तो एक्सपेंसेस हमने सारे ऐड कर दिए, ये अगर कोई प्रॉफिट होता है वो इसमें माइनस हो जाता है, तो इससे रिलेटेड नहीं है नॉन कैश से। ओके, ये हमारे पास क्या अमाउंट आ गई है, अब इसको सम करते हैं, 53,000 प्लस 12,000, 65,000 के हमारे आ गए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेशंस। इसमें हम ऐड करेंगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल, लेट्स सी चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इन्वेंट्रीज हमारी 13,000 से 12,000 हो गई, यानी एसेट हमारा कम हो रहा है, मतलब एसेट बेच के हमने पैसा ले लिया, तो इन्वेंट्री हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे 1,000 इन्वेंट्रीज का। रिसीवेबल्स हमारे 7 के 10 हो गए, इंक्रीज हो गया, मतलब एसेट्स हमने और खरीद लिए, और तो एसेट खरीदने में हमारा पैसा जाता है, तो इसको माइनस करेंगे कितना, 3,000 का, ये हमने एडजस्ट करे अपने ट्रेड रिसीवेबल्स। देन वर्किंग कैपिटल में हम करंट लाइबिलिटीज में क्या है, ट्रेड पेबल्स 8 के 12 हो गए, 2,000 से इंक्रीज है, 7 का 10 हो गया, 3,000 से इंक्रीज है, 2 और 3 5,000 और इसमें ऐड करेंगे हम, क्योंकि लाइबिलिटीज बढ़ रही है, हमने पैसा ब्लॉक कर लिया लोगों का, 5,000 हमारा बढ़ गया यहाँ से, इसको भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं, प्लस 5,000 लाइबिलिटी का, तो टोटल कितना आ गया ये 53,000, सॉरी 65,000 आ चुका था, इसमें 1,000 प्लस करा, प्लस 5,000 माइनस में 3,000। इसमें एक मिस्टेक हमने करी है यहाँ पे, जो ट्रेड पेबल्स है ये 2,000 से नहीं 4,000 से भरा है, 8 का 12 हुआ है, 4,000 से इंक्रीज हुआ है, तो 4 + 3 टोटल 7 से हमारे ये ट्रेड लाइबिलिटीज बढ़ी है, 5 से नहीं 7 से। तो फिर से इसको सम करते हैं, 65 + 1,000 प्लस 7,000 माइनस 3,000, 70,000 के हमारे आगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो दोनों तरीके से सेम आएंगे, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो। इनडायरेक्ट मेथड का सोल्यूशन देखते हैं, ऐसे आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया इसने 53, फिर डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दी, लॉस ऑन सेल और इंटरेस्ट पेड ऐड बैक कर दिया, डिक्रीज इन इन्वेंट्री इन्होंने ली 1,000, रिसीवेबल्स इंक्रीज हुए तो माइनस कर दिए, इंक्रीज हुए हैं अपनी लाइबिलिटीज तो प्लस करी 70,000, तो कैश फ्लो दोनों तरफ से सेम आएगा 70,000 का। ये एक बेसिक क्वेश्चन था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड को समझाने के लिए, थोड़े और क्वेश्चंस आएंगे फिर इसको और क्लैरिटी हमें मिलेगी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड पे, और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरा, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तो बहुत ईजी है। इलिस्ट्रेशन 7 क्या कहता है ये, अ फर्म इन्वेस्ट इन सम 5-year बॉन्ड ऑफ अनदर कंपनी विद अ फेस वैल्यू ऑफ 10 लाख बाय पेइंग 5 लाख रुपीज, the effective rate is 15%, the firm recognized proportional interest income in its income statement throughout the period of bond. Based on the above information, answer the following. How the interest income will be treated in cash flow statement during the period of bond, यानी कि जो 5 years का पीरियड है तब हम इंटरेस्ट इनकम का क्या करेंगे। ना ऑन मेच्योरिटी जब हमें 10 लाख रुपए मिलेगा, क्या उसको हमें स्प्लिट करना है इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में, इंटरेस्ट इनकम रिसिप्ट्स में, इसको स्प्लिट करने के नहीं। तो जो हमें इंटरेस्ट इनकम मिलेगी इसको तो हम कैश फ्लो में हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी, क्योंकि इंटरेस्ट हमने आज 5 लाख रुपए दिए हैं और हमें 5 साल बाद 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, और हर 5 साल में हमें कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको इंटरेस्ट इनकम एक्रू होगी बट हमें मिलेगी नहीं, तो कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हाउएवर देयर इज नो कैश फ्लो इन दीज ईयर्स बिकॉज नो कैश हैज बीन रिसीव्ड। अब मैच्योरिटी में क्या होगा,
रिसिप्ट ऑफ 10 लाख जो हमें मिलेंगे विल बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड इंटरेस्ट इनकम, उसको हमें बाइफर्केट करना पड़ेगा और उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में डील करेंगे। ठीक है, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। इलिस्ट्रेशन 8, एक्स लिमिटेड ने एडवांस टैक्स पे करा है 5,30,000 का, बट इसमें से जो 30,000 है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए दी है। तो अंडर विच एक्टिविटी अबव टैक्स बी क्लासिफाइड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड। तो देखो टैक्सेस को तो नॉर्मली हम मानते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, बट अगर हम टैक्स को बाइफर्केट कर सकते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट के लिए दिया था या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो उसी में कंसिडर करेंगे। तो 30,000 हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है, तो हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी होगी, हमें गेन हुआ है, तो 30,000 हमारा जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में से माइनस होगा टैक्स, और रिमेनिंग 5 लाख होगा हमारा ऑपरेशन से। क्या कहते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम cash flows arising from taxes on income should be classified as a cash flow from operating activities unless they can be specifically identified with financing and investing. In the case of X Limited, the amount of 30,000 is specifically related to investing activities. Therefore, 5 lakh to be shown under operating and 30 to be shown under investing activities. X Limited acquires fixed assets of 10 lakh rupees from Y Limited by accepting liabilities of 8 lakh of Y Limited and the balance amount paid in cash. तो X Limited ने 10 लाख रुपए के एसेट तो लिए, बट इसकी जब पेमेंट करने की बारी आई तो उसने कहा कि 8 लाख रुपए की मैं तेरी लाइबिलिटीज भी ले लेता हूँ और बैलेंस 2 लाख मैं तुझे कैश में पे कर दूंगा। तो हाउ एक्स लिमिटेड विल ट्रीट ऑल ऑफ दीज आइटम्स इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो 10 लाख रुपए की जो एसेट लिए है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, बट यहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं है, इसके बदले इसने 8 लाख की अपनी लाइबिलिटीज भी ले ली और 2 लाख रुपए का इसने कैश दिया है। तो दिस कैश वुड बी ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और बाकी किसी का हम कुछ नहीं करेंगे। तो कहते हैं इन्वेस्टिंग इन फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन दैट डू नॉट require the use of cash and cash equivalent shall be excluded from cash flows क्योंकि ये non cash items है। Now X Limited should classify cash payment of 2 lakh under the investing activity. These non cash transactions liabilities and assets should be disclosed in the notes of FS में disclose कर देंगे। तो बेसिकली बस जो 2 लाख है कैश में उसी को डील करेंगे, बाकी को हमें कुछ ध्यान नहीं देना। इलिस्ट्रेशन 10, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है जो थोड़ा यूजफुल है। What does it say? An entity is a bank balance in foreign currency aggregating to $100 जिसकी इक्विवेलेंट है 4500 रुपीज इंडियन रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओपनिंग बैलेंस है ये। नाउ ड्यूरिंग द ईयर प्रिज्यूमिंग नो अदर ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस द एंटिटी रिपोर्टेड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ ₹100 ऑन अकाउंट ऑफ एक्सचेंज गेन ऑन द बैंक बैलेंस इन फॉरेन करेंसी एट द एंड ऑफ ईयर। ईयर एंड में एक्सचेंज गेन यानी कि डॉलर के अमाउंट में फर्क आया होगा, उसकी वजह से हमें ₹100 का प्रॉफिट आ गया, एक्सचेंज फॉरेक्स गेन आ गया। वट वुड बी द क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज पर बैलेंस शीट। अब देखो बैलेंस शीट में तो हम क्या दिखाएंगे, 4500 का कैश, 100 रुपीज़ का गेन आ गया, 4600 रुपीज़ हम दिखाएंगे अपनी बैलेंस शीट में। बट जो 4500 इसमें जो हमने 100 रुपीज़ ऐड करे हैं, दिस इज अनरियलाइज्ड गेन, मतलब अभी तक हमने रियलाइज नहीं करा, तो इसमें कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जब हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो दिखाएंगे उसमें से 4500 ही कंसिडर करेंगे। लेट्स सी, फॉर द पर्पज ऑफ कैश फ्लोज द एंटिटी शैल प्रेजेंट द फॉलोइंग, कि प्रॉफिट तो हमारा 100 रुपये का था बिफोर टैक्स, इसमें से अनरियलाइज्ड एक्सचेंज गेन हमने हटा दिया 100 रुपये का, तो ये क्योंकि अनरियलाइज्ड है, नॉन कैश है एक तरीके से। तो सब कुछ हमने ये करके ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इक्विवेलेंट 4500 था, क्लोजिंग में हम दिखाएंगे 4500 एज पर कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट जब इसको रिकंसिलेशन करेंगे विद बैलेंस शीट तो क्या कहेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो एज पर कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे 4500 के हैं, बट 100 रुपये का इसमें एक अनरियलाइज्ड गेन भी हमें हुआ है, और तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो बैलेंस शीट में दिख रहे होंगे वो तुम्हें 46 के दिखेंगे। बस इतना सा है। ये 100 रुपये हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं कंसिडर करेंगे, रीजन बीइंग इट इज अ नॉन कैश आइटम, बट बैलेंस शीट में हमें ऐसे दिखाते हैं 4600 दिखाएंगे। इसका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आगे आएगा, उसमें देखते हैं जब फॉरेन करेंसी में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 11, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन है। लेट्स सी, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कुबेर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। हमें बैलेंस शीट दे रखी है, एसेट्स दे रखी है, उसके बाद करंट एसेट्स, देन इक्विटी एंड लायबिलिटीज की डिटेल्स, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है हमें पूरी बैलेंस शीट। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ डिटेल्स दे रखी है, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है यूजिंग द अबव इन्फॉर्मेशन ऑफ कुबेर लिमिटेड कंस्ट्रक्ट अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज अंडर इनडायरेक्ट मेथड। हमें इनडायरेक्ट मेथड से अपनी कैश फ्लो बनानी है। ओके क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये कैलकुलेट करेंगे।
फिर यहाँ पे हम कर लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और इधर कर लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इसको कवर करते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002 दे रखा है 4450। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4550 का हमें प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें टैक्स ऐड बैक करना होता है ताकि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सके। तो इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, ये 5th पॉइंट में दे रखा है, इनकम टैक्स 105 लाख के। तो 105 हम इसमें ऐड बैक कर देंगे, प्लस टैक्सेस हमने ऐड कर दिए 105। इसके बाद क्या डिटेल्स गिवन है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 450 लाख। डिविडेंड हमने पे करा है। डिविडेंड अगर हम रिसीव करते, यानी कि हमने कोई सी शेयर्स में इन्वेस्ट करा है, उसके बदले हमें उस पर डिविडेंड मिला है, तो इट वुड हैव बीन एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बट अगर हम पे कर रहे हैं, इट इज़ अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग में हम इसको डालेंगे डिविडेंड पेड, कितना 450 का हमने पेमेंट करी है। Depreciation amortization charge in statement of profit and loss during the current year as under PP and intangible asset पे 500 और 20 की डेप्रिसिएशन है, यानी टोटल 520 की डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन बीइंग अ नॉन कैश एक्सपेंस, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे नॉन कैश आइटम में सबसे पहले करेंगे डेप्रिसिएशन कितनी, 520 की, इसको हम ऐड बैक करेंगे। और डेप्रिसिएशन हमारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और उसकी इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है। तो हम बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का एक अकाउंट बनाएंगे पीपी, और एक बनाएंगे इंटेंजिबल एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे। पीपी का ओपनिंग बैलेंस गिवन है कितना, ये वाला ओपनिंग है इस साइड 2001 का, और ये हमारा करंट ईयर है 12,500, और क्लोजिंग गिवन है 13,000। डेप्रिसिएशन हमें बताइए, बाय डेप्रिसिएशन कितनी लगी है इस पर, 500 की डेप्रिसिएशन लगी है। और इंटेंजिबल एसेट्स के हमारा ओपनिंग गिवन है 30 का, और 50 का क्लोजिंग है, और डेप्रिसिएशन इस पे लगी है 20 की। ठीक है, आगे जो डिटेल्स है देखते हैं क्या कहते हैं। और इस डेप्रिसिएशन को हमने ऐड बैक करनी है एज अ नॉन कैश आइटम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2 मशीनरीज वर सोल्ड फॉर 70 लाख। द कैरिंग अमाउंट ऑफ दीज मशीनरीज एज ऑन 31 मार्च 2002 इज 60 लाख। दो मशीन्स हमने सेल करी, इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमने सेल प्रोसीड्स मिले हैं 70 लाख के, इन्वेस्टिंग में हमें मिली है सेल प्रोसीड्स, सेल ऑफ मशीनरी कितना 70 लाख रुपीज इनकम हुई है। बट उस मशीन की कैरिंग अमाउंट कितनी थी, 60 लाख। मशीन अगर सेल करी है हमने 70 की, तो बाय बैंक अकाउंट हम डाल देंगे यहाँ पे 70 रुपीज, और टू P&L चला जाएगा। 60 की हमारी कैरिंग अमाउंट थी, 70 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 10 रुपीज का हमारा आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, ये होगी हमारी सेल ऑफ मशीनरी, और इस 70 को हम डाल देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्रोसीड्स भी। और जो प्रॉफिट आया है 10 रुपये का, इसको हमें एडजस्ट करना होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में, क्योंकि इट इज़ नॉट अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये जो हमारा P&L है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस जो आए हैं ऐड करने के बाद, इसमें वो 10 रुपये जुड़े हुए हैं, तो इसको हमें माइनस करना होगा अपना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पीपी। कितना, 10 रुपये का प्रॉफिट जो इसका पार्ट नहीं है उसमें से हम माइनस करेंगे। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 105, जो हमने पहले ऐड बैक करे थे इनकम टैक्सेस, इसको बाद में माइनस भी कर देंगे, लेस कर देंगे इनकम टैक्सेस। अब एक डाउट आ सकता है कि इसका फायदा क्या हुआ ट्रीटमेंट का, हमने पहले ऐड करे फिर माइनस करे। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो इनकम टैक्स होते हैं टोटल 105 के, इसमें से कुछ पार्ट हो सकता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के हो, कुछ हो सकते हैं इन्वेस्टिंग के हो, कुछ होता है फाइनेंसिंग के भी हो सकते हैं। लेट्स से इन्वेस्टिंग के कोई कैपिटल गेन का टैक्स है, तो ये हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग से नहीं करेंगे। तो 105 में से अगर लेट्स से 5 रुपये अपने कैपिटल गेन्स के, तो 5 जाएंगे इन्वेस्टिंग से और 100 जाएंगे ऑपरेशन से। बट इधर कुछ ऐसा दे नहीं रखा, तो हमने पूरा का पूरा इनकम टैक्स यहाँ से माइनस कर दिया, जो हमने ऐड बैक करा था वही माइनस कर दिया।
6 कहता है अदर नॉन करेंट करेंट एसेट एंड लाइबिलिटीज। अदर मतलब अदर एसेट्स एंड अदर नॉन करेंट एंड करेंट एसेट्स, अदर करेंट एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज आर रिलेटेड टू ऑपरेशंस ऑफ कुबेर एंड डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, तो बेसिकली हमने यहाँ से सारी डिटेल्स कवर कर ली जो भी थी। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट की एक एक आइटम शुरू से पकड़ते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हमने लेजर बनाया 12,500 और 13,000 यहाँ पे डाल दिया, ये इसको हमने इन्वेस्टिंग में डाल दिया और P&L को हमने यहाँ से माइनस कर दिया। अब इसको हम बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। 13,000 प्लस 70 प्लस 500 माइनस में 12,500 माइनस में 10, 1,060 की बैलेंसिंग फिगर आ रही है ऑन डेबिट साइड। तो ये हो जाएगा अपना टू बैंक, दैट इज ये परचेजेस कहलाएगी, हमने और एसेट खरीदे हैं। परचेज कराइए तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होगा क्योंकि कैश फ्लो आउटफ्लो हुआ है। तो इन्वेस्टिंग में 1,060 हम इसे माइनस करेंगे, परचेजेस के नाम से 1,060 रुपये माइनस कर देंगे। ठीक है, और हमारा प्रॉपर्टी प्लांट अपना एक एलिमेंट खत्म हुआ, ये लेजर हमारा खत्म हो गया। देन इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में और कोई डिटेल नहीं दे रखी, तो 5 तो 70 और ये यहाँ पे 40 का बैलेंस फिगर आया, तो 40 रुपीज़ की हमारी ये परचेजेस हो गए इंटेंजिबल एसेट्स के। तो इसको भी हम डाल देंगे इंटेंजिबल एसेट्स में, परचेजेस कितनी 40 रुपीज़ की। ये कौन सी है, इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट आइटम कौन सी हमारे पास, अदर फाइनेंशियल एसेट्स। ये नॉन करेंट एसेट है। फाइनेंशियल एसेट्स के नाम से हमें लग सकता है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बट ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक डिटेल हमें दे रखी है कि अदर नॉन करेंट एंड करेंट एसेट्स आर ऑपरेशंस, रिलेटेड टू ऑपरेशंस। तो अदर फाइनेंशियल एसेट्स भी हमारे कौन से हो गए, दे आर रिलेटेड टू ऑपरेशंस, दे आर रिलेटेड टू ऑपरेशंस। और ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या ऑपरेटिंग एसेट लाइबिलिटीज होती है, इसके हम एडजस्टमेंट्स करते हैं इन ऑपरेशंस क्या कहते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। कैसे करते हैं, अगर एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको माइनस शो करेंगे, और एसेट में अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको प्लस करेंगे। कहने का मतलब अगर एसेट बढ़ रहे हैं, एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि हमने खरीदे होंगे। अगर एसेट इंक्रीज हो रहे हैं मतलब हमने खरीदे होंगे तो पैसे दिए होंगे, तो पैसे आउटफ्लो होगा। एसेट माइनस हो रहे हैं, हमने सेल करे तो पैसे आए तो हमने प्लस करा। इन केस ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है मतलब पैसे हमने ब्लॉक कर लिए, लोगों को नहीं दिए। जस्ट लेट्स से क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हमने पैसे ब्लॉक करे, तो यहाँ पे ये प्लस करेंगे। और माइनस हो रही है तो हमने लाइबिलिटीज पे ऑफ करी तो कैश आउटफ्लो हुआ। तो अदर फाइनेंशियल एसेट्स में क्या हो रहा है, 170 के एसेट 145 के हो रहे हैं, 170 माइनस 145, तो 25 रुपए से डिक्रीज आ रहा है। तो अदर फाइनेंशियल एसेट्स को हम ऐड कर देंगे 25 रुपए से इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। यहाँ पे हम करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, चेंज इन ऑपरेटिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले आ गया अदर फाइनेंशियल एसेट, कितना 25 रुपए से हमने ऐड कर दिया। इसके बाद डेफर टैक्स एसेट, इसको भी हम यहाँ पे लेंगे, कितना 750 रुपये का था और अब हो गया है 855, इंक्रीज हुआ है। हमने एक तरीके एसेट अपना खरीदा है, लॉजिक वही लेना है, भले इसको खरीदा नहीं खरीदा वो डिफरेंट पार्ट है। तो 105 का डिफरेंस हमने खरीदा है, 105 हम इसमें से माइनस करेंगे, खरीदे तो पैसे गए होंगे, तो 105 माइनस करेंगे कौन से, डेफर्ड एसेट से, DTA लो, डेफर्ड टैक्स एसेट। इसके बाद है अदर नॉन करेंट एसेट्स, दीज आर आल्सो रिलेटेड टू ऑपरेशंस। 770 से 800 रुपये हो गए, यानी कि ये 30 रुपीज इंक्रीज हो गए। इंक्रीज हुए मतलब हमने खरीदे तो पैसे हमने दिए होंगे, तो माइनस करेंगे 30 रुपीज कौन से, अदर NCA। ठीक है, ये टैक्सेस यहाँ से हटा के थोड़ा नीचे एंड में लिख दे देंगे टैक्सेस। 105 माइनस करेंगे हम टैक्सेस के। इसके बाद अदर करेंट एसेट्स के बाद वी हैव फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स में करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स है। अब ये अदर इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, तो देयरफॉर दीज इन्वेस्टमेंट्स आर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। क्या हुआ है, 2,500 के इन्वेस्टमेंट से अब 2,300 के रह गए, यानी कि हमने कम कर दिए, कितने 200 रुपये से कम करें, मतलब पैसा आया होगा हमने बेचे है तो 200 रुपये हम इसमें ऐड करेंगे। किसमें ऐड करेंगे, अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। 200 इन्वेस्टमेंट्स के, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स।
ये भी डील हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को सबसे एंड में लेंगे क्योंकि इसको हम ऐड माइनस करेंगे। देन अदर करेंट एसेट्स आर पार्ट ऑफ ऑपरेशंस, 85 से 95 इंक्रीज हुए हैं, मतलब हमने खरीदे होंगे। कितने के खरीदे? टोटल 110 के। इसको भी हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे 110 इसमें से। दीज आर व्हाट? अदर करेंट एसेट्स। ठीक है, एसेट साइड पूरी हुई। इक्विटी शेयर और अदर इक्विटी का कुछ नहीं करेंगे। देन आ जाता है फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मींस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमारी 5000 से 2000 हो गई, यानी 3000 कम हो गए। 3000 हमने कम करे यानी रीपे करे होंगे अपने जो भी शेयर्स डिबेंचर्स होंगे या कुछ भी लाइबिलिटीज होगी फाइनेंसिंग की या लोन होगा, तो 3000 हमने रीपे करे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। रीपेमेंट करिए 3000 की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की। इसके बाद डू वी हैव अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज। अदर है तो दीज आर रिलेटेड टू ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में अब लाइबिलिटी कितनी हुई? 3615 की लाइबिलिटी अब 2740 की रह गई, यानी 875 कम हो गए। हमने पेमेंट कर दी इसकी 875 की, तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे 875 माइनस करेंगे अपनी अदर लाइबिलिटीज की। 875 माइनस करा। देन ट्रेड पेबल्स 90 के थे, अब 150 के हो गए। इंक्रीज करे 60 से। इंक्रीज करे मतलब हमने पैसा ब्लॉक करा है, इनका पैसा ब्लॉक करा तो हमारा कैश फ्लो बढ़ेगा। 60 को हम ऐड करेंगे यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेड पेबल 60 रुपये ऐड करें। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसको भी देखते हैं, बाद में डील करेंगे। इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से नेट करते हैं हम। अदर करेंट लाइबिलिटीज 200 की थी, अब 300 की हो गई। 100 रुपये हमने ब्लॉक कर दिए, 100 रुपये से बढ़ गई है, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे अदर करेंट लाइबिलिटीज की। अदर करेंट लाइबिलिटीज 100 रुपये ऐड कर देंगे। ये भी खत्म। सारे हमने आइटम्स इसको एडजस्ट कर लिए, अब बस रह गया है इनका टोटल करना और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लेना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को टोटल करते हैं, क्या आता है? 70 प्लस 200 माइनस में 40 माइनस में 1060। यहाँ पे नेट कैश आउटफ्लो हो रहा है 830 का। फाइनेंसिंग में हो रहा है 3450 का कैश आउटफ्लो। अब आ जाता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में हमने ऐड करते हैं 4550 प्लस 105 प्लस 520 माइनस 10 प्लस 25 माइनस 105 माइनस 30 माइनस 110 माइनस 875 प्लस 60 प्लस 100 माइनस 105। ये आ जाता है हमारा टोटल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। इन सबको डील करके हमारा आ जाता है 4125 पॉजिटिव। 4125। ओके, अब टोटल कैश फ्लो कितने आ गए अगर हम सबको ऐड कर दें? 4125 माइनस 830 माइनस 3450। नेट कैश आउटफ्लो आया है 155 का। ये है सबको ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए ले लो ऑपरेशंस, बी इन्वेस्टिंग और सी हो गए फाइनेंसिंग 155। एक मिस्टेक है जो सबसे पहली मिस्टेक स्टार्टिंग में कर दी और काफ़ी सिली मिस्टेक। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें 4450 है दे रखे, और यहाँ पे मैंने 100 रुपये बढ़ा के 4550 कर दिए। अब पता नहीं क्यों करा, क्या करा, बट ये 4450 है। ठीक है, तो ये भी अब 100 रुपये इसमें से भी माइनस हो जाएंगे। ये 4025 आएगा, ना कि 4125। इसकी वजह से अब ये भी हमारा 255 आएगा, 155 नहीं 255 आएगा। 4025 माइनस 830 के इन्वेस्टिंग माइनस 3450 फाइनेंसिंग 255 नेगेटिव का कैश आउटफ्लो। अब इसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो क्या दे रखे हैं हमें? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दे रखे हैं 460 रुपये, बट जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से माइनस करेंगे, तो ये आ जाएंगे अपने 460 के ओपनिंग है माइनस अपना कैश इक्विवेलेंट 60 रुपये का ओवरड्राफ्ट, तो 460 माइनस 60 ये आ जाएगा अपना 60। तो 255 प्लस 60, 255 नेगेटिव प्लस 60 ये आ जाएगा 195।
जैसे जैसे क्वेश्चन लेंथी होता है सिली मिस्टेक्स होनी स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, 460 मैंने 60 लिख दिया। आई डोंट नो व्हाई, सिली मिस्टेक। 400 होगा, 460 माइनस 60 400, तो 255 माइनस के और प्लस 400 ये आ जाएगा 145। ये क्या है अपने क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसको वेरीफाई करना हो 145 कैसे करेंगे, बैलेंस शीट में हमारे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स से कितने 220 के, और बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है कितना 75 का। तो होगा क्या 220 माइनस 75, ये जो भी फिगर आएगी अपने जो हमने कैश फ्लो कैलकुलेट करा उससे मैच करनी चाहिए। 220 माइनस 75 इज 145, और यही हमने निकाला है यहाँ पे अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 145। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व करा, बट सिली मिस्टेक्स हमने क्या करी, एक तो यहाँ पे 100 रुपये बढ़ा दिए बेमतलब के, मतलब क्वेश्चन से ही मैंने डेटा गलत डाला, हमने मीन्स मैंने गलत डेटा डाला। उसके बाद दूसरी मिस्टेक यहाँ पे 460 माइनस 60 करके मैंने 400 होना चाहिए 60 लिख दिया। ठीक है, ये कंसेप्चुअल मिस्टेक्स नहीं है, ये एरर्स है जो सिली मिस्टेक्स की वजह से पूरा हमारा एग्जाम की ऐसी तैसी ही कर सकता है। और ये आ गया हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओके, सिंपल क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन अपना ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इसको अगर हम मैच करना चाहे आईसीए से फटाफट मैच भी कर लेते हैं। ये सॉल्यूशन हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का। ऑपरेशंस को मैच करते हैं आइटम बाय आइटम। प्रॉफिट लिया 450, इसमें टैक्सेस ऐड कर दिए 105 के। ठीक है, फिर 520 की अपनी डेप्रिसिएशन हटाई, 10 माइनस करा, 105 माइनस करा, 520 की डेप्रिसिएशन 10 माइनस करा, 105 इन्होंने करा डेफर्ड टैक्स एसेट का जो हमने यहाँ पे कर दिया था डीटीए का 105 माइनस। उसके बाद डिक्रीज इन फाइनेंशियल एसेट्स लिए 25 के ऐड करा, फिर 30 110 875 माइनस 30 110 875 माइनस 100 और 60 ऐड करा, फिर वापस इसमें आके इन्होंने इनकम टैक्स माइनस करा 105 का, तो हमारे पास आ गया 4025 के कैश एंड कैश कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग में क्या आया, 70 रुपये हमारे सेल और मशीन के थे, 70 रुपये, बाकी 1060 40 हमने परचेजिंग करी इंटेंजिबल्स एंड मशीनरी, और फिर सेल करा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स अपने 200 के जो बैलेंस शीट से हमने उठाए थे डिफरेंस। 830 का आ गया हमारा कैश नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। फाइनेंसिंग में हमने क्या करा, डिविडेंड पे करा है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे करे, तो 3450 की हमारी आ गई क्लोजिंग हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर सबका सम करके 255 का हमारा माइनस आया, 400 हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग थे, यहाँ पे हमने कैश इक्विवेलेंट माइनस करा बैंक ओवरड्राफ्ट, और 145 का हमारा आ गया आंसर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग का। सिंपल क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन, बस ध्यान रखना है कि ऐसी गलती ना हो जो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अभी हो गई। बाकी कंसेप्ट वाइज सब कुछ क्लियर है। Illustration number 12. It's a very important question. Let's see. The relevant extracts of consolidated FS of A Limited are provided as below. Consolidated balance sheet हमें दे रखे हैं यहाँ पे for the year 2002 and 2001. इसके बाद हमें दे रखा है consolidated P&L दे रखा है 31 मार्च 2002 का। कुछ relevant information है, पॉइंट्स में यहाँ पे information दे रखी है, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, लेट्स सी। You are required to determine cash generated from operations for the group reporting purpose for the year ended 31 मार्च 2002। हमें सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बताने, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग नहीं पूछा इसमें। लेट्स सी, स्टार्ट करेंगे अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे हमें डायरेक्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, तो टैक्स की अमाउंट इस पर हमें नहीं मेंशन, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें दे रखा है 1840। एक एक करके हम इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, उससे हम डिटेल्स निकालेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है हमें 1840। A Limited had spent 30 lakh on renovation of a building. A Limited charged the entire renovation cost to profit and loss account. तो हुआ क्या, 30 लाख रुपए कैपिटलाइज होने चाहिए थे बिल्डिंग में, बट इसने प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड कर दिया अपना ये एक्सपेंस, तो हम इसको ऐड बैक करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करा ना इसे, तो हम ऐड करेंगे कि अपना रेनोवेशन का खर्चा 30 लाख रुपीज। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2001 को ए लिमिटेड एक्वायर करता है 100% शेयर्स इन एस लिमिटेड फॉर कैश ऑफ 300 lakhs। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्वायर्ड एंड लाइबिलिटीज अज्यूम्ड आर गिवन।
तो 1 अप्रैल को हमने क्या करा है, एक सब्सिडरी एक्वायर करी है 100%, उसके लिए हमने कैश दिया है 300। तो जो हमने कैश पे करा है 300 और इसके बदले जो हमने एसेट्स रिसीव करे, एसेट एंड लाइबिलिटीज, उसमें कैश इक्विवेलेंट है 20 लाख। ये 300 माइनस 20 करके जो 280 आएगा, ये तो चला जाएगा इन्वेस्टिंग का, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट करा है, इन्वेस्टमेंट में इसको हम डील करेंगे। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग एसेट एंड लाइबिलिटीज है, जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट इन्वेंटरीज रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स, इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ये हमने 1 अप्रैल 2001 को लिया। हमें जो बैलेंस शीट गिवन है वो गिवन है 31 मार्च 2001 की और 31 मार्च 2002 की, और हमने अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करी है अगले दिन करी है 1 अप्रैल 2001 को। यानी इन जो ये वाली अमाउंट्स है 31 मार्च 2001 की, इसमें जो कंसोलिडेटेड सब्सिडरी है उसकी अमाउंट्स इंक्लूडेड नहीं होगी, बट 31 मार्च 2002 को ये इंक्लूड होगा। ये तो अपनी, इसके पास जो पेरेंट के अपने शेयर्स है या अपनी अमाउंट्स है वो प्लस सब्सिडरी की ऐड करके आएगी 31 मार्च 2 को फिगर, क्योंकि हमने एक्वायर कर रहे हैं 1 अप्रैल 1 को। बट 31 मार्च 1 पे तो सिर्फ पेरेंट की अपने खुद की एसेट लाइबिलिटीज है। तो इसको हम दो तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो हमने लिए है वो 140 लाख की है, तो या तो हम इसे 31 मार्च 2001 की फिगर्स में प्लस कर सकते हैं 140 करके, तो ये पेरेंट प्लस सब्सिडरी का बन जाएगा। ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट है कि हम सब्सिडरी की अमाउंट यहाँ से माइनस कर दें, अपने 31 मार्च 2002 से यहाँ से 140 माइनस कर दें। तो हम एक स्टैंडर्ड अपना रखेंगे कि हम इसको प्लस करेंगे अपने ओपनिंग बैलेंसेस में, ओपनिंग बैलेंस शीट की जो अमाउंट है उसमें हम प्लस करते चलेंगे। तो 4650 प्लस 140 प्रॉपर्टी प्लांट बन जाएगी अपनी कितने की, 4790। सिमिलरली और भी हमें दे रखे हैं क्या, इन्वेंट्रीज अपनी 60 लाख रुपीज की फेयर वैल्यू है, तो 60 इसमें ऐड करेंगे इन्वेंट्रीज में, तो ये बन जाएगा 1960। रिसीवेबल्स कितने हैं, रिसीवेबल्स 30 लाख के और पेबल्स अपने 50 के। रिसीवेबल्स है 30 लाख के, ये बन जाएगा 1830, और पेबल्स है 50 के प्लस 50, ये बन जाएगा 36,600, 3660। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट भी हमने डील कर लिया। अब इसका इफेक्ट क्या होगा जब हम चेंजेस निकालेंगे, चेंजेस इन ऑपरेटिंग एसेट्स एंड ऑपरेटिंग लायबिलिटीज, तो ये वाली अमाउंट्स भी कंसिडर हो जाएगी। थर्ड पॉइंट कहता है ए लिमिटेड्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंप्राइज द फॉलोइंग। कैरिंग अमाउंट दे रखी है, एडिशन एट कॉस्ट, ये एडिशन है यानी परचेजेस करे, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, ऑपरेशन में नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस है 80 का। डिस्पोजल सेल ऑफ एसेट्स 490 के हमने एसेट्स बेचे, ये भी इन्वेस्टमेंट में जाएगा। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 290, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज हुई होगी, इसको हम ऐड बैक करेंगे 290 की। तो प्रॉफिट में हम ऐड बैक कर देंगे डेप्रिसिएशन कितनी, 290 की। देन वी हैव कैरिंग अमाउंट हमारे पास आ गई क्लोजिंग की। डिस्पोजल हमने करा है 490 का, ये 490 की कैरिंग अमाउंट है, क्योंकि नेक्स्ट इस पैरा को भी छोड़ के नेक्स्ट एक लाइन पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाज सोल्ड एट 630 लाख, यानी कि जो हमने बेची है 630 लाख की बेची है। गेन ऑन डिस्पोजल एडजस्टेड अगेंस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो हमारा गेन आया उसको हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया। तो 630 की हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बेची है और 490 की हमारी कॉस्ट है। तो प्रॉफिट कितना आ गया, 630 माइनस 490, प्रॉफिट इज 140। और ये 140 का प्रॉफिट कहाँ होना चाहिए, इन्वेस्टिंग में आना चाहिए। इन्वेस्टिंग में हम क्या करेंगे, सेल प्रोसीड्स हम डालेंगे टोटल 630 की। ठीक है, तो ये प्रॉफिट भी इसमें आ जाएगा। तो प्रॉफिट हमें हटाना पड़ेगा अपने प्रॉफिट में से जो हमने चार्ज कर दिया P&L में, तो इसको हम माइनस करेंगे 140, माइनस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ PP, 140 माइनस करा इसका। ठीक है, तो ये हमारी सारा डेटा हमने कर लिया कंसिडर। नेक्स्ट वी हैव ए लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड अ मशीन दैट इज अ क्वालिफाइंग एसेट एंड इंकर्ड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ 40 लाख दैट हैज बीन चार्ज टू अदर एक्सपेंसेस। अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इन्होंने डाल दी है अदर एक्सपेंसेस पे, बट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बीइंग अ क्वालिफाइंग एसेट, इसको हम कैपिटलाइज करेंगे 40 लाख रुपीज हमारा क्या कहते हैं इसमें कैपिटलाइज होगा, 40 होगा इसमें कैपिटलाइज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का। ये था रेनोवेशन का। इसके बाद ये क्वालिफाइंग एसिड है। इंटरेस्ट कॉस्ट जो टोटल 110 लाख की है, उसमें 10 लाख इंक्लूड्स इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरोइंग दैट नीड्स टू बी कैपिटलाइज, 10 लाख रुपए में उसमें कैपिटलाइज होना चाहिए।
तो इंटरेस्ट कॉस्ट हमें यहाँ पे दे रखी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस दे रखा है कितना 110 का। इसमें से कह रहा है कि 10 लाख तो अपने कैपिटलाइज होने चाहिए और जो 100 लाख है वो अदर इंटरेस्ट कॉस्ट होगी। तो इंटरेस्ट कॉस्ट तो बेसिकली अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाती है, यहाँ पे तो आता भी नहीं। अगर ये डेटा ना भी दिया होता तो हम पूरा इसमें से 110 माइनस करेंगे, बट इन्होंने स्प्लिट करके दिए कि 10 अपना कैपिटलाइज होगा, प्रॉफिट में से नहीं आएगा, और 100 अपना डिफरेंट है। तो 10 को हम यहाँ पे कैपिटलाइज करेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज, ठीक है। इन सबको ये 3 आइटम्स को ऐड करके हमारा आ जाएगा रीस्टेटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, यानी ये सारी मिस स्टेटमेंट्स थी जो हमने करेक्ट करी है कि ये तो सारी क्या कहते हैं एरर्स थी या गलतियां करी है हमने कि रिनोवेशन कॉस्ट को हमने चार्ज कर दिया, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को हमने पीएनएल में चार्ज कर दिया, इंटरेस्ट जो हमें कैपिटलाइज करना था वो हमने चार्ज कर दिया। दीज आर जस्ट एरर्स विच हैव बीन करेक्टेड। तो इसके बाद ये इतना एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए, और ये तो हमारी है नॉन कैश एडजस्टमेंट्स या जो हम कैश फ्लो के लिए एडजस्टमेंट करते हैं। और 100 अपना और एक्सपेंस माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट कॉस्ट का, यहाँ से सॉरी एड बैक होगा, माइनस नहीं, इंटरेस्ट अपना रहा एक्सपेंस है, इसको हम यहाँ पे प्लस कर देंगे अपना इंटरेस्ट कॉस्ट। ओके इसके बाद हमें और क्या डेटा दे रखे हैं, लेट्स सी। ज्यादातर तो हमने सब कवर कर ही लिया। फोर्थ पॉइंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। A Limited purchased 30% interest in an associate for a cash on 1st of April 2001। तो इसने कैश में 30% इंटरेस्ट लिया है एसोसिएट में, तो दिस इज अ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। एसोसिएट ने प्रॉफिट करा है 400 लाख का, तो हमारा जो शेयर बनेगा वो 400 इंटू 30 बनेगा 120 लाख का, और डिविडेंड पे करा है 100 लाख। अब जो इसकी इनकम हुई है, लेट से हमने एसोसिएट से कहते हैं इन्वेस्टमेंट करी है, तो डिविडेंड हमारी इनकम है, प्रॉफिट हमारा इसमें जो शेयर है 120 ये भी हमारा इनकम है, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में एडजस्ट होगा। बट इन्होंने क्या करा, जो 120 का शेयर इन प्रॉफिट एसोसिएट है, इसको यहाँ पे पीएनएल में चार्ज करके यहाँ से पीएनएल में माइनस करा है। ऑफकोर्स पीएनएल में ये जाता है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ये इसका पार्ट नहीं है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट जो हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे 120 का, ये है अपना शेयर इन एसोसिएट, ठीक है। यही अगर लॉस होता तो हम इसको ऐड बैक कर देते। डिविडेंड यहाँ पे हमने चार्ज नहीं करा, डिविडेंड तो डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं है इधर। डिविडेंड बीइंग अ फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग में जाएगा, क्योंकि डिविडेंड हमने रिसीव हुआ है एसोसिएट से। इसके बाद 5th पॉइंट इजी है। इम्पेयरमेंट टेस्ट हुआ कंडक्टेड ऑन 31 मार्च, फॉलोइंग वर इम्पेयर्ड एज अंडर। इम्पेयरमेंट अपना जाता है गुडविल एंड इम्पेयरमेंट लॉस 265, और इम्पेयरमेंट हुआ इंटेंजिबल एसेट्स का 900। ये पीएनएल में चार्ज हुए होंगे, तो इसको हमें माइनस कर क्या कहते हैं, ये माइनस हुए तो इसको ऐड बैक करना होगा 900 एंड 265। ये टोटल इम्पेयरमेंट कितना हो गया 900 एंड 265, अपना इसमें ऐड बैक होगा 900 एंड 265, ये हो गया अपने इम्पेयरमेंट। डन। क्वेश्चन ये पॉइंट 5 ही अपना कवर हो गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने सारी कंसिडर कर ली। पीएनएल में अपना और कुछ नहीं है यहाँ पे कंसिडर करने वाला। अब आ जाते हैं हम चेंज इन ऑपरेटिंग एसेट्स एंड ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज। ट्रेड पेबल्स, लाइबिलिटी अपनी कितनी है 3660, और अब आ गई है 1550, यानी कि लाइबिलिटी अपनी कम हो रही है। कम हो रही है तो मतलब हमने पे करी होगी, 2110 का डिफरेंस है, ये हमने पे करा है तो हमारा कैश जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 2110 माइनस करेंगे अपने डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। देन वी हैव ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स अपने 1830 से 1250, ट्रेड रिसीवेबल्स ही कम हो रहे हैं, 1830 माइनस 1250, 580 से कम हो रहा है ये। लॉजिक लगाएंगे, एसेट अपना कम कब होता है, जब हम एसेट को बेच देते हैं, बेचते तो पैसा मिलता है, तो 580 रुपये हमें मिलेगा, तो ये इसको हम ऐड बैक करेंगे क्योंकि कैश इनफ्लो हुआ है। 580 डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। देन वी हैव इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज अपनी 1900 से 1550 हो गई, सॉरी 1960, जो हमने ये वाला लेंगे ना अमाउंट, जो हमने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस रिकॉर्ड करे जो अपनी सब्सिडरी है, 1960 माइनस 1550, 410 से अपनी इन्वेंट्री भी कम हो रही है। कम कब होता है एसेट, जब हम बेचते हैं तो हमें पैसा मिलता है। लॉजिक यही रखना है, भले कंसेप्ट कुछ और है बट लॉजिक यही रखना है। 410 रुपये हम इसमें ऐड कर देंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ठीक है। और क्या हमें गिवन है बैलेंस शीट में, इन्वेंट्री डील कर ली। फाइनेंशियल एसेट्स
ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन्वेस्टमेंट है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट है। ऑपरेशन से हमारे रिलेटेड सारे खर्चे सारे एक्सपेंसेस हमने सब इसमें ऐड कर लिए। कैलकुलेट करते हैं फटाफट। 1840 का पीबीटी प्लस रेवेन्यू क्या कहते हैं रेनोवेशन का 30, 40 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और 10 की अपनी आ गई इंटरेस्ट कैपिटलाइज, ये आ गया 1920, तो यहाँ तक आ गया इसका टोटल। इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करी 290 माइनस 140 प्लस 100 माइनस 120 प्लस 900 प्लस 265 माइनस 2110 प्लस 580 प्लस 410, ये आ गया अपना 2095 आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। फटाफट आंसर मैच करते हैं आईसीए के। सबसे पहले कैश जनरेटेड आ गया अपने, फाइनल आंसर मैच कर रहा है 2095, डन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन्होंने निकाला है 1920, ये हमने भी यहाँ पे निकाला है। इन तीनों को सम करके ये जो 1920 आया है, 1920 का इन्होंने ब्रेकअप के लिए वर्किंग नोट 1 बनाया है विच सेज 1840 तो था प्रॉफिट, इसमें रेनोवेशन कॉस्ट ऐड करी, कंस्ट्रक्शन बोरिंग जो 10 की ऐड करनी थी, ये करके 1920 के आगे अपना रिवाइज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसके बाद अपना माइनस करेंगे अपनी 140 माइनस करें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऐड बैक करिए 290, हमने भी करी है। 265 और 900 की इम्पेयरमेंट लिए, 265 900 इम्पेयरमेंट लिया। 120 शेयर ऑफ एसोसिएट्स, 120 एसोसिएट का शेयर, 100 का इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्स्ट्रा जो था वो भी यहाँ पे हटा दिया। 580 रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री 410, ये आ गया 580 ये 410, 2110 के अपने ट्रेड पेबल्स, 2110 के अपने ट्रेड पेबल। और ये इन्होंने कैसे कैलकुलेट करा है, इसके लिए वर्किंग नोट इन्होंने वही स्टेटमेंट बनाई है। क्या करा है, एक ही देखते हैं इसमें, बाकी सेम लाइन में करा है। ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग थे अपने 1800 के, ठीक है। अब इसमें रिसीवेबल्स ऑफ एस लिमिटेड जो अपनी सब्सिडरी हमने एक्वायर करी थी 30, वो हमने इसमें ऐड करके 1830 बना, और क्लोजिंग बैलेंस 1250 माइनस करके 580 की हमारे पास आ गई क्लोजिंग फिगर। क्वेश्चन इजी है, थोड़ा लेंदी है, दैट्स इट। क्वेश्चन खत्म होता है अपना इलस्ट्रेशन नंबर 12, इसके साथ इलस्ट्रेशन सारी खत्म होती है इस चैप्टर्स की। टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 1, यूज फॉलोइंग डेटा टू कंस्ट्रक्ट अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। दोनों मेथड से हमें कैश फ्लो बनाना है। ईयर 2001 एंड 2002 का हमें डेटा गिवन है। बैलेंस शीट देन पीएनएल की डेटा, यहाँ से पीएनएल हमें सेल्स पीएनएल यहाँ से गिवन है, ऊपर बैलेंस शीट गिवन है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या आइटम्स गिवन है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2002 कंपनी हैज डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड ऑफ 2500 रुपीज़। ये डिक्लेयर के साथ पे भी कर दिया, अगर पे ना करा होता तो कैश आइटम इन्वॉल्व ना होती, कैश फ्लो इन्वॉल्व ना होता, बट पे भी कर दिया। डिविडेंड हमने पे करा है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें हम फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे डिविडेंड पेड। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमने डिविडेंड पे माइनस कर दिया 2500। देन वी हैव ABC Limited paid 46,000 rupees in cash to acquire new fixed asset. Fixed assets हमने परचेज करे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। 46,000 हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करेंगे, FA परचेज 46,000। इसके बाद कहता है द अकाउंट्स पेबल वॉज यूज ओनली फॉर इन्वेंट्री, नो डेट वॉज रिटायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो कोई डेट रिटायर नहीं हुआ। जो अकाउंट्स पेबल यानी जो क्रेडिटर्स है वो इन्वेंट्री के लिए यूज हुआ है, तो ये हमारा काम आएगा जब हम डायरेक्ट मेथड से इन्वेंट्री अकाउंट और ट्रेड पेबल्स अकाउंट बनाएंगे। दैट्स इट। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। नेट प्रॉफिट 1000, नेट प्रॉफिट देख रखे हैं, कोई टैक्सेस नहीं है तो इसी को हम प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब यही है। तो 1000 रुपीज़ अपना आ गया यहाँ पे नेट प्रॉफिट। इसमें वेजेस इसका पार्ट बनेगा, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन हम इसमें ऐड बैक करेंगे, 15,000 ऐड बैक कर देंगे, तो 15,000 रुपये हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन के ऐड बैक कर दिए। और कुछ है नहीं, बाकी इंश्योरेंस और वेजेस अपना बनता है, ऑपरेशन की ही पार्ट है। देन सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका भी हम कुछ नहीं करेंगे अपने इनडायरेक्ट मेथड में। देन रिटेन अर्निंग्स गिवन है, इसका भी कोई काम नहीं है। इक्विटी शेयर्स 84,000 की इक्विटी शेयर्स थे 2000 मतलब प्रीवियस ईयर में, और अब हो गए 88,000 के, यानी 4,000 से अपने इक्विटी शेयर्स बढ़ गए। ये 4,000 कहाँ जाएगा, इक्विटी शेयर्स हमने इशू करे हैं नए, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए 4,000 के। डिबेंचर्स अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, 160 के थे प्रीवियस और अब हो रहे 173, 13,000 का इंक्रीज आया है, ये हमने डिबेंचर्स नए इशू करे हैं। डिबेंचर्स इशू करके हमें कैश इनफ्लो हुआ, तो डिबेंचर्स इशू करके हमें 13,000 रुपीज़ मिल गए। देन वी हैव वेजेस पेबल,
इसको हम करेंगे अपने चेंजेस इन ऑपरेटिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में एडजस्ट। तो वेजेस पेबल अपने 7,000 प्रीवियस के थे, अब 4,000 के हो रहे हैं, 3,000 से कम हो रहे हैं। वेजेस पेबल बीइंग अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम कब होती है, जब हम पे करते हैं तो आउटफ्लो होता है, तो 3,000 अपना माइनस करेंगे हम इसमें वेजेस पेबल। अकाउंट्स पेबल अगेन एक लाइबिलिटी है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज कब होते हैं, जब हमने पैसा ब्लॉक कर लिया, 2,000 रुपये हमने ब्लॉक कर लिया, 16 माइनस 18, तो 2,000 हम इसमें ऐड बैक कर देंगे। देन वी हैव डेप्रिसिएशन, हमने डील कर ली। फिक्स्ड एसेट्स में कुछ है नहीं, फिक्स्ड एसेट्स का अगर हम अकाउंट ही बनाए तो कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि देखो डेप्रिसिएशन अलग से एक्यूमुलेट हो रही है, तो फिक्स्ड एसेट लेजर में तो आएगी नहीं जब हम लेजर बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस 270 है, क्लोजिंग 316 है। अगर 2,70,000 में हम 46,000 जो हमने परचेज करे थे फिक्स्ड एसेट्स ऐड करें तो 3,16,000 आता है। तो मतलब फिक्स्ड एसेट्स में और कोई मूवमेंट नहीं है, कोई सेल नहीं करा हमने, और डेप्रिसिएशन इसमें चार्ज होती नहीं, तो कोई सेल आया नहीं, सिर्फ हमने परचेज करी है 46,000 की। इन्वेंट्री 34 से 37 इंक्रीज हो रही है 3,000 रुपीज से। एसेट कब इंक्रीज होता है, जब हम खरीदते हैं तो पैसा बाहर जाएगा, तो 3,000 रुपये हम इसमें से माइनस करेंगे, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। देन वी हैव प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस 7 का 5 हो रहा है, यानी 2,000 से कम हो रहा है। एसेट कम कब होता है, जब हम बेचते हैं, क्योंकि बेचते हैं तो पैसा इनफ्लो आएगा, तो 2,000 रुपीज़ हम इसमें ऐड कर देंगे। देन वी हैव अकाउंट्स रिसीवेबल, ये भी अपने कम हो रहे हैं 32,500 से 25,000, तो 7,500 रुपये इसमें हम ऐड बैक करेंगे। और फिर आ गया हमारा कैश एंड कैश आ गया 14,000 और 14,000 का, और 4,000 का अपना कैश आ गया। ओके, तो इनडायरेक्ट मेथड का हम जब सम करेंगे तो 21,500 यहाँ पे आगे डिटेल्स। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग में और कोई आइटम नहीं है, तो 46,000 अपना कैश आउटफ्लो हुआ इन्वेस्टिंग का, और फाइनेंसिंग में आया है इनफ्लो 14,500। अगर तीनों को हम सम कर दें, यानी कि 14,500 माइनस 46,000 इन्वेस्टिंग का प्लस 21,500 अपना ऑपरेशंस का जो इनडायरेक्ट मेथड से आया है, तो नेट 10,000 रुपीज़ हमारा माइनस में आएगा। एक सेकेंड, 10,000 आएगा माइनस का। ये आ गया हमारा A प्लस बी प्लस सी जो हम करते हैं, ऑपरेशन प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग। इसमें हम प्लस कर देंगे अपने ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि 14,000। 10,000 माइनस 14,000 प्लस का, तो हमारे पास आ जाएगा 4,000 का सरप्लस आ जाएगा। ये हो जाएगा अपना क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4,000। ओके, जो यहाँ से हमारा मैच भी कर रहा है। इसको फटाफट आंसर ICA के मैथ्स करते हैं पहले इनडायरेक्ट मेथड का। इनडायरेक्ट मेथड में हमने क्या करा, सबसे पहले कैश आउटफ्लोज हमारे इनफ्लोज आ गए 21,500 के, इन्वेस्टिंग के 46,000, और 14,500 आ गया फाइनेंसिंग के। यही है 14,500 फाइनेंसिंग। क्या कॉम्पोनेंट बनता है, 4,000 अपना प्रोसीड्स आया, 13,000 और 2,500, 4,000 13,000 2,500, और 46,000 अपना परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ऑपरेशंस में क्या एलिमेंट्स आते हैं, 1,000 15,000, 1,000 ये, 15,000 डेप्रिसिएशन। देन हमने ऐड करा है 7.5 और 2, जो हमने 7.5 और 2 ऐड करा। देन 3,000 माइनस 2 प्लस 3,000 माइनस 3,000 माइनस 2 प्लस 3,000 माइनस। ओके, कंसेप्ट के साथ हमने करा है, यहाँ पे आंसर हमारा पूरा मैच हो रहा है एज पर इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इन्वेस्टिंग वही 46,000, फाइनेंसिंग वही 14,500, वो 3 एलिमेंट्स ही रहेंगे। जो चेंज आएगा अपना आएगा ऑपरेशंस में। ऑपरेशंस हम कैसे निकालेंगे, कैश फ्लोज डील नहीं करेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल यानी कि जो डेटर्स है इसका एक लेजर बनाएंगे। डेटर्स का लेजर अपना ओपनिंग बैलेंस दे रखा है इन्होंने 32,500, क्लोजिंग दे रखा है 25,000। ठीक है, साथ में हमें सेल्स दे रखी है। सेल्स हम कब सेल्स से क्या इफेक्ट आएगा, सेल्स से अपने डेटर्स इंक्रीज होते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो 2 लाख रुपए की सेल करी है, तो 2 लाख रुपए की सेल करी है, तो जब हम इसको बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बाय बैंक, दिस विल बी पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तो 2 लाख प्लस 32,500 माइनस 25,000, 2,07,500 रुपये आ जाएंगे अपने, आ जाएगा 2,07,500। दिस इज अ बाय बैंक, तो ये हमारा हो जाएगा पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर। पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स या डेटर्स के लो 2,07,500। ओके, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस भी हम इसमें माइनस करते हैं। तो इंश्योरेंस का हमें अमाउंट दे रखी है, ओपनिंग है 7,000 के एक्सपेंसेस है प्रीपेड, और क्लोजिंग है 5,000 के। इंश्योरेंस के बारे में हमें P&L में क्या बताया गया है,
कि इंश्योरेंस का खर्चा साल का 11,000 रुपये का खर्चा है इंश्योरेंस का। तो 11,000 रुपये का खर्चा, क्योंकि हम करते हैं एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस या टू एक्सपेंस, 11,000 रुपये का एक्सपेंस है। इसको हम करें अगर सॉल्व, 11 + 5 16,000 अपना बनता है, -7 9,000 रुपीज़ का हमने इंश्योरेंस का पेमेंट करी होगी इन कैश ड्यूरिंग द ईयर। तो 9,000 रुपीज़ हमने एक्सपेंस पे करे हैं, कौन से, इंश्योरेंस वाले। उसके बाद है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का भी एक अकाउंट बनाएंगे। इन्वेंट्री में हमें क्या बताया है, इन्वेंट्री ओपनिंग है 34 की, क्लोजिंग है 37 की। 34 की ओपनिंग इन्वेंट्री है और क्लोजिंग है 37 की। अब इन्वेंट्री कैसे इफेक्ट होगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से, क्योंकि जो हमने सोल्ड करी है, जो हमने इन्वेंट्री बेच दी, उसकी कॉस्ट कितनी है, 1,23,000। तो 1,23,000 की इन्वेंट्री हमने बेच दी, मतलब कम करी, 1,23,000 की इन्वेंट्री हमने बेच दी। अब हुआ क्या, 1,23,000 की तो हमने बेच चुके हैं, 37,000 की क्लोजिंग बची है, तो टोटल 1,60,000 आया इसका। ओपनिंग में अपने पास सिर्फ 34,000 की इन्वेंट्री थी, तो हमने परचेज कितनी करी है होगी, 1,26,000 की हमने इन्वेंट्री परचेज करी होगी। अब हमें नहीं ये पता कि परचेज हमने कैश में करी है या क्रेडिट में करी है। तो परचेजेस करिए तो क्या बने होंगे अपने, क्रेडिटर्स। ओके, तो क्रेडिटर्स के लिए हमें यहाँ पे दे रखे हैं अकाउंट्स पेबल, इसका हम एक डेटा बनाएंगे अकाउंट्स पेबल। ओपनिंग हमें अकाउंट्स पेबल की दे रखी है 16,000 और क्लोजिंग 18,000। 16,000 इसका ओपनिंग है और क्लोजिंग है 18,000 की लाइबिलिटी। ठीक है, अब टोटल हम जो क्रेडिटर्स है, हम एज्यूम करेंगे कि अपने हमने क्रेडिट में सेल करी है, 1,26,000 की हमने क्रेडिटर्स को सॉरी परचेज करी है 1,26,000 की। तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे 1,26,000 से, तो यहाँ पे हम डालेंगे 1,26,000 की परचेजेस। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, 1,26,000 प्लस 16,000 माइनस में 18,000, 1,24,000 का अपना बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, और इसको मानेंगे हम पेमेंट टू क्रेडिटर्स 1,24,000। इसको भी हम यहाँ पे डाल देंगे, 1,24,000 की पेमेंट हमने करी है अपने क्रेडिटर्स को। और कोई डेटा है, रिसीवेबल्स हमने एडजस्ट कर लिए, इंश्योरेंस कर दिया, इन्वेंट्री कर दी। फिक्स एसेट यहाँ पे आएंगे नहीं ऑपरेशंस में, ये हो गया, ये हो गया, अकाउंट्स पेबल हो गए। वेजेस पेबल, वेजेस पेबल का भी एक अकाउंट बनाएंगे हम। वेजेस पेबल हमने ओपनिंग दे रखी है 7,000, ये मैंने बना रखा है, यहाँ पे क्लोजिंग दे रखा है 4,000। वेजेस पेबल का एक्सपेंस कितना है पूरे साल का, ये हम यहाँ से उठा लेंगे। वेजेस का एक्सपेंस है 50,000, तो 50,000 का वेजेस का एक्सपेंस है, तो हमने एक्चुअल में कैश में वेजेस कितनी पे करी है ड्यूरिंग द ईयर, 47,000। तो इसको भी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 47,000 से। देन डिबेंचर्स, इक्विटी, रिटेन्ड, सेल्स, और ये सारा हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। तो क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे, कैश फ्लो यूजिंग डायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस यूजिंग डायरेक्ट मेथड, 2,07,500 माइनस 1,24,000 माइनस 47,000 माइनस 9,000। एक गलती कर दी इसमें मैंने, वेजेस पेबल में इसको मैंने ओपनिंग बैलेंसेस गलत डाल दिया, एसेट की तरह इसको हमने एक्सपेंस की तरह मैंने डाल दिया 7,000, बट वेजेस पेबल यानी कि अपनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है। तो ये 7,000 आएगा इधर क्रेडिट साइड में, और 4,000 आएगा डेबिट साइड में, जो मैंने उल्टा कर दिया, 4,000 यहाँ कर दिया। और एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर अपना कितना है, 50,000, ये बना 57,000 नेट। 57 अगर ये है 57 माइनस 4,000, तो आ जाएगा 53,000 हमने एक्चुअल में पे करी है वेजेस। तो ये 47 नहीं बल्कि 53,000 होगी। एक सिली मिस्टेक मैंने कर दी अपना लेजर बनाते हुए, इसको मैंने वेजेस एक तरह से एक्सपेंस ट्रीट करके यहाँ पे डाल दिया था, बट वेजेस पेबल तो लाइबिलिटी है, तो 7,000 अपना दूसरी साइड जाएगा, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000, तो 57 आ जाएगी अपनी वेजेस। अब हम करते हैं 2,07,500 माइनस 1,24,000 माइनस 53,000 माइनस 9,000, ये आ जाएगा 21,500। और इनडायरेक्ट मेथड से भी हमारा आया था 21,500, सेम आएगा, और पूरा सब कुछ क्वेश्चन हमारा मैच करेगा। ऐसे का सोल्यूशन देखते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर से हमने कितना लिया, 2,07,500 ले लिए। पेड फॉर इन्वेंट्री यानी कि 1,24,000 हमने दिए इन्वेंट्री के लिए। देन पर इंश्योरेंस के लिए हमने दिए 9,000 हमने इंश्योरेंस का, और 53,000 दिए कैश पेड फॉर वेजेस 53,000। दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा खत्म होता है। सिंपल क्वेश्चन है, लेंदी हो जाते हैं कैश फ्लो के क्वेश्चंस, बट सिंपल होते हैं। Question number 2, again simple question. From the following summary, cash account XYZ Limited, sorry, from the following summary cash account of XYZ, prepare cash flow statement for the year ended in accordance with direct method.
तो हमें कैश अकाउंट दे रखा है, ये एक तरीके से कैश अकाउंट है और इसका हमें क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम इसे। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, हम लोन को रीपे कर रहे हैं 300, तो ये हमने डाल दिया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में, बैंक लोन रीपे कर दिया ये 300 का। डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी 50 की, ये अपनी क्रेडिट साइड है तो ये सारी पेमेंट्स है कैश की और ये सारे रिसिप्ट है। तो डिविडेंड हम पे कर रहे हैं, फाइनेंसिंग 50 का, टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं 250 की, ऑपरेशंस में जाएगा। पेरोल का खर्चा 100 रुपये की इधर जाएगा ऑपरेशंस, क्योंकि अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ओवरहेड एक्सपेंस भी 200 रुपये यहाँ से माइनस हो जाएंगे ओवरहेड के। परचेज करें फिक्स एसेट 200 रुपये यहाँ पे माइनस होंगे अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, 200 रुपये एफ ए परचेज करें। पेमेंट करिए क्रेडिटर्स को, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट होगी, माइनस हो जाएगी। सेल करें फिक्स एसेट 100 रुपीज़ की इनकम हुई, ऐड करेंगे। रिसिप्ट हुए कस्टमर से, ऑपरेशंस में हम डाल देंगे 250 रुपये। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइनेंसिंग का पार्ट है, 300 रुपये हमारे इनफ्लो आएगा। तो इस सबको हम सॉल्व करिए, हमारा कैश फ्लोज आ गए फ्रॉम ऑपरेशंस, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फ्रॉम फाइनेंसिंग, तीनों को सम करके आ गया ये 100। इसमें हमने ओपनिंग प्लस करा 50, तो क्लोजिंग आ गया 150। सिंपल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, Z Limited has no foreign currency cash flow for the year 2001. It holds some deposit in a bank in USA. The balances on 31st of December and 31st of December for 2001 and 2 were 1 lakh and 1 lakh $2,000. The exchange rate on 31 दिसंबर 45 का था और 31 दिसंबर नेक्स्ट ईयर था 50 का। The increase in the balance on account was interest credited on 31 दिसंबर। तो ये जो 1 लाख से 1 लाख 2,000 हुआ है, ये अपना इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है। Thus, the deposit was reported at 45 lakh in the balance sheet on this and reported at 51 lakh. ये 45 लाख कहाँ से आया, 1 लाख रुपए का बैलेंस है 31 दिसंबर 2001 को, ईयर 1 को कह लो, और 45 रुपए का रेट था, तो ये आ गया 45 लाख। सेकेंड ईयर 1 लाख 2,000 का बैलेंस हो गया 50 रुपए के हिसाब से, तो आ गया 51 लाख रुपए इन द बैलेंस शीट। हाउ दिस ट्रांजेक्शन शुड बी प्रेजेंटेड इन कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002 एज पर इंड AS। तो इसको कैश फ्लो में कैसे करें, तो टोटल हमारा जो प्रॉफिट आया हुआ वो 51 का बैलेंस शो कर रहे हैं और 45 का था, तो 6 लाख रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट में जो कैश आइटम है, जो 1 लाख का 1 लाख 2,000 रुपये का जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, 2,000 इंटू में 50 रुपीज़ का जो क्लोजिंग अमाउंट है अपना 50 रुपीज़ पर डॉलर, 1 लाख रुपये तो पर्टेन करता है कैश आइटम। बट जो अनरियलाइज्ड गेन जो फॉरेक्स का हुआ है 5 लाख रुपये, जो अपना 45 का डॉलर 50 का हो गया, यानी 5 रुपये इंटू 1 लाख, 5 लाख रुपये यहाँ पे इंक्रीज आ गया। इसको क्या ट्रीट करेंगे, ये पूछ रहा है। इसमें होता क्या है, अगर हम इंडायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं, तो जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस लेते हैं, जो भी अमाउंट है XYZ, ये इनकम हमारी अनरियलाइज्ड है, नॉन कैश आइटम है इनकम, तो इसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे। इस इनकम को हम माइनस कर देंगे 5 लाख की। ठीक है, ये सब करके हमारा आ जाएगा कैश फ्लोज। बट जब कैश फ्लो आएगा, उसमें शो करेंगे ऐसा मतलब जब हम इसको प्रिपेयर करेंगे, बैलेंसेस क्या आएंगे, ओपनिंग बैलेंस अपना कितना है 45 लाख रुपीज़। जब इसको सॉल्व कर देंगे 1 लाख रुपए का तो कैश फ्लो आ जाएगा, और इसमें 45 ऐड करके क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट्स हमें शो करेंगे 46 लाख के। 45 लाख के तो थे ओपनिंग, 1 लाख रुपए का कैश का हमारी इनकम हुई, तो 46 लाख रिमेनिंग। बट बैलेंस शीट में हमें दिख रहा है 51 लाख के, तो जो हमने 5 लाख यहाँ पे माइनस करेंगे, इसको फिर से एडजस्ट कर देंगे 5 लाख को, तो ये हमारा आ जाएगा 51। इसकी हम रीको बनाएंगे एज पर कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो 46 की है क्योंकि 5 लाख का तो कैश है ही नहीं। बट रिकंसिलेशन फ्रॉम कैश फ्लो टू बैलेंस शीट बनाएंगे, 46 में 5 लाख के रुपीज़ का अनरियलाइज्ड ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 51 आ जाएगा। इसका हम आंसर देखते आइएगा। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वॉज credited by 1 lakh rupees, जो हमारा इंटरेस्ट इनकम थी, टुवर्ड्स इंटरेस्ट इनकम। इट वॉज credited by the exchange difference of $1 lakh, दैट इज 5 लाख रुपीज, और इससे भी हमारा क्रेडिट हुआ है एक्सचेंज डिफरेंस से, P&L में तो जाएगा अनरियलाइज्ड। नाउ इन प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट, 5 लाख द एक्सचेंज डिफरेंस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। वही जो मैंने बताया यहाँ पे, नेट प्रॉफिट से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। However, in order to reconcile the opening balance of cash equivalent with its closing balance, the exchange difference of 5 lakh should be added back to the opening balance in note to cash flow statement. Cash flows arising from transaction in foreign currency shall be recorded in Z Limited's functional currency by applying the foreign currency amount of exchange rate between the functional currency
एंड द फॉरेन करेंसी एट द डेट ऑफ कैश फ्लो। बाकी और कुछ नहीं है, बस वही हमने बताया कि प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में से ये माइनस हो जाएगा और बाद में ये ऐड बैक हो जाएगा अपना एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हुए। इसका एक इलस्ट्रेशन जो हमने करा था फॉरेन करेंसी वाला, उसमें प्रेजेंटेशन हमने करी थी। क्वेश्चन नंबर 4, Company A acquires 70% of equity stake in Company B on 20th of July. The consideration paid for the transaction is as below. कैश हमने दिया 15 लाख रुपए का, 2 लाख के इक्विटी शेयर्स दिए हैं हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 10 एंड अ फेयर वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर। तो ये तो इक्विटी शेयर्स में ट्रीटमेंट है, ये नॉन कैश आइटम है, कैश फ्लो में तो आएगी ही नहीं। देन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कंपनी बी हैज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस ऑफ 2.5 लाख इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट। जो कंपनी बी है, मतलब जिसको हमने एक्वायर करा है, उसके पास 2.5 लाख रुपए का बैलेंस था, ये भी हमने एक्वायर करा होगा। और 10 अक्टूबर 2002 को, पहले हमने कब करा है, 20 जुलाई को, और अब नेक्स्ट ईयर 10 अक्टूबर 2002 कंपनी ए फर्दर एक्वायर्स 10% stake in company B for cash consideration of 8 lakh. Advise how the above transaction will be disclosed presented in statement of cash flows as per Ind AS 7. देखो इसमें एक कंसेप्ट है, बट उस कंसेप्ट क्या है वो देख लेते हैं। कंसेप्ट समझ नहीं रहे, बट उसका ट्रीटमेंट क्या है वो देखते हैं। देखो, जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है पहले 15 लाख रुपए, हमने कैश पे करा होगा, ठीक है। इसके बदले हमें कंपनी के एसेट लाइबिलिटीज मिले, और उसमें एक कैश इक्विवेलेंट 2.5 लाख रुपए भी था अपनी जिस सब्सिडरी को हमने परचेज करा। तो 15 लाख माइनस 2.5 लाख, 12.5 लाख रुपए तो हम शो कर देंगे अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है। ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके बाद फर्दर नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन हुई है जिसमें हमने 10% स्टेक और खरीदा है, कितने का खरीदा है, 8 लाख रुपए का। तो ये 8 लाख रुपए जो हमने खरीदे हैं, नेक्स्ट ये जो हमने 8 लाख पे करे हैं, ये जाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। क्योंकि इंडिया 7 कहता है जब भी हम कोई फर्दर करते हैं ट्रांजेक्शन, और उस ट्रांजेक्शन की वजह से हमारा सब्सिडरी में लॉस ऑफ कंट्रोल नहीं हो रहा, मतलब जो हमारा कंट्रोल है 70% हम कंट्रोल करते थे सब्सिडरी को, वो कंट्रोल अपना लॉस नहीं हो रहा। अगर लॉस नहीं हो रहा तो ये जो और हम फर्दर उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी डील करेंगे, ना कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ठीक है। बट यही अगर ये कंट्रोल हमारा चला जाता, लेट्स से 70 था, अब हमारी फर्दर ट्रांजेक्शन हुई, हमने 60% बेच दी, तो अब बैलेंसिंग 10% हमारे पास कंट्रोल रह गया, ये 10% हम एक्वायर करते हैं, 10% का कंट्रोल नहीं मानते सब्सटेंशियल, तो इसको हम कह देंगे, अगर नहीं मानते 10% को तो हम इसको डाल देंगे इन्वेस्टिंग में, ठीक है। लेट्स रीड आंसर 4। Ind AS 7, the aggregate cash flows from obtaining control of subsidiary shall be presented separately and classified as investing activities, ठीक है। Now the aggregate amount of cash paid or received as a consideration for obtaining subsidiaries is reported in the statement of cash flows net of cash and cash equivalents acquired or disposed of as part of such transactions, events or changes in the circumstance. यानी जब भी हम सब्सिडरी को एक्वायर कर रहे हैं या उसको बेच रहे हैं, एक्वायर कर रहे हो तो हम पे करेंगे, बेच रहे हो तो रिसीव करेंगे, तो उसको नेट करना पड़ेगा जो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उस ट्रांजेक्शन को परटेन करता है, जो सब्सिडरी है। Now further investing in financing transactions that do not require the use of cash or cash equivalent shall be excluded from CFS. Such transactions shall be disclosed elsewhere in the FS. तो इसलिए जो हमारा इक्विटी में हमने दिया उसको हम नॉन कैश आइटम है। Ind AS 7 further कहता है cash flows arising from changes in ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control shall be classified as cash flows from financing activities. यानी जिस एक्टिविटी से हमारा लॉस कंट्रोल नहीं आ रहा, जिसमें ओनरशिप का इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, मतलब पहले तो हमारा 70 था, बाद में चेंज हो रहा है 10%, unless the subsidiary is held by an investment entity as defined in Ind AS 110 and is required to be measured at fair value through P&L, क्योंकि अगर ये होता है तो फर्दर चेंज भी इन्वेस्टिंग में डालेंगे। Such transactions are accounted for as equity transaction and accordingly the resulting cash flows are classified in the same way as other transaction with owners. Considering the above, for the financial year ending 31 March 2, total consideration of 15 lakh minus 2.5 would be shown under investing activities. There will be no impact of issuance of equity shares as consideration in cash flows. However, the proper disclosure देने पड़ेंगे इसके. Further, in the statement of cash flows for the year ended 31 March 3, cash consideration paid for acquisition of additional 10% will be shown as a financing activity. इसको हम financing में दिखा देंगे, ठीक है। Easy question है, बस वो कंसेप्ट याद रखना, लॉस ऑफ कंट्रोल अगर नहीं हो रहा
तो फाइनेंसिंग अगर हो रहा हो तो हम उसको इन्वेस्टिंग में डालेंगे, अनलेस इट इज ए इन्वेस्टमेंट कंपनी। क्वेश्चन 5, एंटिटी ए एक्वायर्ड सब्सिडरी बी during the year. Summarize information from the consolidated P&L and balance sheet is provided together with supplementary information. तो consolidated P&L मिल रखा है हमें और consolidated बैलेंस शीट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट हमें गिवन है। इसके बाद कहते हैं कुछ अदर इंफॉर्मेशन है और करना क्या है, प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर 2002 एज पर इंडिया 7। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दे दो इसे। ओके देखो, जब भी कंसोलिडेटेड का पार्ट है, All of the shares of entity B were acquired for 74,000 in cash. 74,000 हमने कैश दिया, इसको तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डाल देंगे। The fair value of assets acquired and liabilities assumed were such. देखो एंटिटी बी हमने परचेज करी है, 74,000 रुपीज़ का कैश दिया, और जो हमने एसेट एंड लाइबिलिटीज एक्वायर करे हैं वो सारी गिवन है यहाँ पे, फेयर वैल्यूज उनकी गिवन है, ये सारी आइटम्स हमने एक्वायर करी है इस ट्रांजेक्शन में। अब इसमें एक कैश है 2000 का, तो इसको हमें नेट करके दिखाना होगा। 74 माइनस 2, 72,000 हमारा चला जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो यहाँ पे हम सीधा इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से मैच करते हुए चलेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश पेड 72,000 यहाँ पे हमारा आ गया। ठीक है, फर्दर जो हमारे पास बैलेंस शीट है 2001 प्रीवियस ईयर की और 2002 करंट ईयर की। अब करंट ईयर जो है, इसमें जो अमाउंट्स आ रही है ये पेरेंट प्लस सब्सिडरी की आ रही है टोटल, बट जो ओपनिंग बैलेंसेस है प्रीवियस ईयर के उसमें आ रही है सिर्फ पेरेंट की, क्योंकि तब तक हमारा हम एज्यूम करेंगे कि हमने इसको एक्वायर नहीं करा था। तो इसको एडजस्ट करने की दो ट्रीटमेंट है, या तो हम इसमें ऐड कर दें सब्सिडरी की अमाउंट जो हमने एक्वायर करी है, या इसमें से हम माइनस कर दें। ठीक है, दोनों ऑप्शंस वैलिड है, दोनों ऑप्शन हम कर सकते हैं। तो हमने करा है कि इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग में। इन्वेंट्रीज 4000 की थी, इन्वेंट्रीज हम 4000 से ऐड कर देंगे। इन्वेंट्रीज 35 प्लस 4 39,000 हो जाएगी। ओके, ऐसे ही फर्दर ट्रेड रिसीवेबल्स 8000 के, प्रॉपर्टी, ट्रेड पेबल, लॉन्ग टर्म डेट, ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। गुडविल इन्होंने शो कर ही रखे 18,000। तो यहाँ पे भी अगर हम 18 कर दे तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये सारी आइटम्स हमने यहाँ पे साइमल्टेनियसली इसमें ऐड कर दी। लॉन्ग टर्म डेट भी ऐड कर दिया, जो जो आइटम्स है सब कर दी। कितनी है, 1 2 3 4 5 और गुडविल मिला के 6। 1 2 3 4 5 6, कैश हटा दो बस, तो 6 आइटम्स हैं, ये सारी हमने इसमें ऐड कर दी। बस अब सिंपल काम है, अब क्या बनना है, सिर्फ क्या कहते हैं, एक एक आइटम्स देखते हैं और उसको बनाते चलते हैं। लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग में जाएगा अपना, फाइनेंसिंग 1 लाख था, 1 लाख है, कोई चेंज नहीं है, कोई कुछ दिक्कत नहीं। इनकम टैक्स पेबल अपना 11,000 का है, इनकम टैक्स पेबल का एक लेजर बना देते हैं। ओपनिंग 11,000 का है और क्लोजिंग 12,000 का है, और एक्चुअल एक्सपेंस भी हमारे पास होगा। पीएनएल में हमने कितना चार्ज करा है, टैक्स करा हमने 15,000 रुपये चार्ज करा है पीएनएल में। तो ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स हमने टैक्स चार्ज करा है 15,000, पेबल हमने और दिखाया। तो ये आ जाएगा 15 प्लस 11 26 माइनस 12। तो एक्चुअल हमने पे कितना करा है, 14,000 का इनकम टैक्स हमने पे करा है। तो ये 14,000 क्या होगा, हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में एंड में जाके माइनस हो जाएगा, और स्टार्टिंग में जो हमने प्रॉफिट लेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में 55,000, इसमें ऐड करेंगे 15,000। लेट्स सी यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में सीधा हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लिया, जो यहाँ पे गिवन है 70,000। ओके, और 14,000 का टैक्स जो अभी हमने कैलकुलेट करा है वो यहाँ पे माइनस कर दिया। डन। इसके बाद आते हैं ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स अपने अब 92,000 के हो गए हैं और यहाँ पे है 68,000 के। ट्रेड पेबल्स कम हो गए। लाइबिलिटी कब कम होती है, जब हम पेमेंट कर देते हैं इसको, लाइबिलिटीज को। तो 24,000 का डिफरेंस इसमें हम माइनस करेंगे। ऑपरेशंस में 24,000 ये माइनस कर रखे हैं ट्रेड पेबल्स के डिक्रीज का। देन वी हैव गुडविल। गुडविल में कोई चेंज नहीं है, अगर यहाँ पे ऐड भी कर दो 18 कोई चेंज नहीं है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट
80,000 के थे, 1,10,000 हमने सब्सिडरी का डाला, 1,90,000 के बन गए। 1,90,000 माइनस 1,60,000 डिफरेंस है 30,000 का, और ये 30,000 यहाँ पे हमें गिवन है, डेप्रिसिएशन है, तो इसको हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करी होगी। यहाँ पे अगर हम लेजर भी बना दें तो कोई सेल या परचेज नहीं आएगी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की। कैसे? 1,90,000 का हमारा ओपनिंग हो गया और 1,60,000 का क्लोजिंग हो गया, और यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन ऐड कर दी तो 1,90,000 पूरा मैच हो गया। ना कोई सेल हुई है ना कोई परचेज हुई है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इन्वेंट्रीज 39 से 30 हो गई, हमने सेल कर दी, 9,000 रुपये हमारा इसमें ऐड बैक हो जाएगा। 9,000 रुपये अपने इन्वेंट्रीज को डिक्रीज हुआ है उसको ऐड कर देंगे। देन वी हैव रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स 58 के थे, अब 54 के हो गए। रिसीवेबल्स कम हुए, मतलब हमने एसेट बेच के हमने एसेट अंदर पैसा जेब में कर लिया। कितना? 4,000 रुपये रिसीवेबल्स के हमने यहाँ पे डाल दिए, डिक्रीज इन रिसीवेबल्स। देन वी हैव कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब आ जाते हैं P&L में। प्रॉफिट डाल दिया। इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे हम जो माइनस करेंगे इसको ऐड करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में जाएगी इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट को हम डाल देंगे फाइनेंसिंग में, क्योंकि हम ये एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अपना कॉस्ट हुए है तो यानी एक्सपेंस है। इंटरेस्ट हमने पे करा है, पे कब करेंगे? जब हमने कोई चीज़ फाइनेंस कर रखी है, तो कोई लोन ले रखा है उसमें पे करेंगे ना फाइनेंस। तो ये अपना क्या कहते हैं, ऑपरेशंस में हम ऐड कर देंगे और फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे 4,000। तो ऑपरेशंस में हम इंटरेस्ट पेड इंक्लूडेड इन फाइनेंसिंग ये ऐड कर देंगे, और फाइनेंसिंग में अपना कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग माइनस कर देंगे 4,000। देन अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसकी ट्रीटमेंट ये रहने दो जैसे भी है। डेप्रिसिएशन हम पहले ही उसमें ऐड बैक कर चुके हैं 30,000 की, ये नहीं करी डेप्रिसिएशन ऐड एंड 30,000, ये भी ऐड कर देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, रेवेन्यू, और कोई आइटम बची नहीं, बस खत्म हो गया। लेट्स सी, देखो 70,000 पे टिक के, मतलब जिन जिन में टिक के हम उसको डील कर चुके हैं ना। 30,000 को डील कर चुके हैं, 9 को कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, टोटल सम करा हमारे पास 79,000 आ गया। 72,000 आ गया, 4,000 आ गया, और ये इसको सम करके यहाँ आ गया। देन वी हैव ओपनिंग कैश, कितना है? 5,000 का, और क्लोजिंग है 8 का। 5 और 3 8, ये हमारा मैच कर गया। वर्किंग नोट इन्होंने क्या बनाया है? सिर्फ एक दिखा देता हूँ, इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री अपनी ओपनिंग थी 35, क्लोजिंग थी 30, तो इन्होंने क्लोजिंग ली 30, इसमें से अपने सब्सिडरी वाले 4,000 माइनस कर दी, जो हमने यहाँ पे ऐड करी है ओपनिंग में, इन्होंने यहाँ से माइनस कर दिया, और प्लस फिर इन्होंने ओपनिंग एडजस्ट करके 9,000 निकाल दिया। करा गया, ये जो 4,000 है इसको 30,000 से माइनस करके कर दिया 26,000, तो 35,000 की इन्वेंट्री, अब 26,000 का डिफरेंस 9,000, बात वही बैठ रही है। 39 माइनस 30 करे तब भी 9, ये माइनस ये करे तब भी 9,000 का डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रही है इन्वेंट्री, तो हम इसमें ऐड बैक कर देंगे। दैट्स इट, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल क्वेश्चन है, बट कंसोलिडेशन का थोड़ा सा बस ध्यान रखना कि क्या ट्रीटमेंट हमने करी है। क्वेश्चन 6 सिंपल क्वेश्चन है, मतलब 6 7 8 8 है, बस यही क्वेश्चंस बचे और सारे सिंपल ही है। During financial year, Apollo Limited have paid various taxes and reproduced the below mentioned records to for pursual. You need to determine the cash flow from operating, investing and financing activities बताना है। कैपिटल गेन का टैक्स है 20 करोड़, और ऑफिस हमने बेचा है, सेल्स कंसिडरेशन 100 करोड़, तो इन्वेस्टिंग में सेल आ गई 100, और कैपिटल गेन का टैक्स भी इन्वेस्टिंग से कटेगा, तो 20 कट के इन्वेस्टिंग आ गई हमारी 80। देन इनकम टैक्स 3 करोड़ रुपए हमने भरा है बिजनेस प्रॉफिट्स पे, और बिजनेस प्रॉफिट से 30 करोड़ के, 30 करोड़ के प्रॉफिट, उसका इनकम टैक्स इसी में पर्टेन करते हैं 3 लाख का, 3 करोड़ का। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन 2 करोड़ का टैक्स है, और डिविडेंड हमने बांटा है 20 करोड़ का, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी 20 करोड़ डिविडेंड बांटा है और 2 करोड़ का टैक्स, तो ये आ गया 22 माइनस का नेट कैश आउटफ्लो। इनकम टैक्स का रिफंड भी आया है 1.5 करोड़ का, और रिफंड ऑन टैक्सेस पेड इन अर्लियर पीरियड्स फॉर बिजनेस प्रॉफिट, ये बिजनेस प्रॉफिट्स का रिटर्न है, ना कैपिटल गेन का है ना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के, ऑपरेशन से रिलेटेड है बिजनेस प्रॉफिट्स, तो 1.5 करोड़ यहाँ पे एड बैक करेंगे, 28.5 ये आ गया। तीनों को सम कर देंगे और हमारा बात खत्म। 28.5 आया इन्वेस्टिंग का, लेट्स सी, इन्वेस्टिंग का 28.5, 80 और 22, 80 और 22 आ गया टोटल कैश फ्लो। इन्होंने भी यही करा, बस यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटी स्पेसिफाई कर दी कौन सी क्या है, और वो सब ले ली डिटेल्स। क्या कह रहे हैं ये? इंडिया 7 स्टेट दैट व्हेन इट इज प्रैक्टिकेबल टू आइडेंटिफाई द टैक्स कैश फ्लो विद एन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन दैट गिव्स राइज टू कैश आउटफ्लो दैट आर क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, द टैक्स कैश फ्लो इज क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी एज एप्रोप्रिएट।
When tax cash flows are allocated over more than one class of activity, the total amount of taxes paid is zero. बेकार की बात है, वही जो हमने करा है कि टैक्स अलग अलग शो करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7. From the following data of Galaxy Limited, prepare the statement of cash flows showing cash generated from operating using a direct method as per Ind AS. ठीक है, क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से करो, बट हम इसको डायरेक्ट से भी करेंगे और इनडायरेक्ट मेथड भी हम इस पर लगाएंगे. दोनों से सॉल्व करेंगे ताकि अपनी प्रैक्टिस हो जाए. ठीक है, क्या हमें यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज, देन समरी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L दे रखा है. उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स इंक्लूड अमाउंट रिलेटिंग टू क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज ओनली. मतलब रिसीवेबल्स और ये इससे करते हैं. फॉरेन एक्सचेंज का लॉस है रिप्रेजेंट्स इंक्रीमेंट इन लाइबिलिटी ऑफ अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन बिटवीन द एक्विजिशन डेट एंड बैलेंस शीट डेट. बट ये एक्सचेंज लॉस अपना लॉन्ग टर्म बोरोइंग से रिलेट करता है, तो इसको हम डायरेक्ट मेथड में डील करेंगे नहीं. डायरेक्ट मेथड में हम P&L की ज़्यादा आइटम्स तो लेते ही नहीं. ठीक है, हम क्या लेते हैं, अपने डेटर से जो पेमेंट आई है वो, जो हमने पेमेंट करी है अपने क्रेडिटर्स को, जो पेमेंट करी है अपने क्रेडिटर्स को परचेजेस के लिए, वो अपने क्या कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, बस इसको लेके हम सॉल्व कर देंगे. लेट्स सी. सबसे पहले हम इन्वेंट्री लेते हैं. इन्वेंट्री का हमें ओपनिंग दे रखा है 1.65 और 1,20,000 का क्लोजिंग. तो 1.62 ओपनिंग यहाँ डाला, 1.20 यहाँ डाला. इन्वेंट्री में चेंजेस कब आते हैं, जब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वजह से, जो हमने सामान बेचा है उसकी कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें गिवन है 56 लाख रुपीज़. 56 लाख से अपनी इन्वेंट्री कम हुई तो हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया. ओके, इसको हम बैलेंसिंग फिगर निकाल के हमारे पास इन्वेंट्री, हमारे पास कॉस्ट ऑफ, हमने इतना सामान बेचा, इतना क्लोजिंग है, इतना ओपनिंग है, तो क्लोजिंग क्या कहते हैं, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 55,55,000 रुपये की परचेजेस. ये परचेजेस हम एज्यूम करेंगे क्रेडिट परचेजेस है, तो क्रेडिट परचेजेस अपने ट्रेड पेबल्स को इफेक्ट करेगी. ट्रेड पेबल्स में हम क्या करेंगे, ट्रेड पेबल का ओपनिंग दे रखा है 2,15,000 और क्लोजिंग दे रखा है 195. परचेजेस हमने यहाँ से डाल दी कितनी, 55,55,000. तो बैंक से हमने कितनी पेमेंट करी होगी परचेज इनको पेबल्स को, 55,75,000 की. ठीक है, फिर से ओपनिंग बैलेंस डाला, परचेजेस कितनी करी, क्रेडिटर्स की हम एंट्री क्या करते हैं, जनरल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स हमारे क्रेडिट हो रहे हैं तो क्रेडिट कर दी बाय परचेजेस, तो अपने पास इतनी पेमेंट बैलेंसिंग फिगर आ गई, इतनी पेमेंट करी है, इतनी 55,75,000. ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है यूजिंग डायरेक्ट मेथड. ओके, तो इन्वेंट्री डील हो गई, अपनी पेबल्स डील हो गए. रिसीवेबल्स, इनका ओपनिंग और क्लोजिंग हमने यहाँ पे डाला, ओपनिंग एंड क्लोजिंग. रिसीवेबल्स यानी डेटर्स क्रिएट होते हैं सेल्स से, एंट्री बनेगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो सेल्स हमने 80 कितनी दे रखी है, 85,50,000 की सेल्स यहाँ पे डेबिट करी और अपना बैलेंस आ गया जितनी हमें इनसे रिसीव हुई है, 85,33,000 हमसे इनसे रिसीव हुआ है. हो गया. टैक्सेस दे रखे हैं, टैक्सेस के बारे में क्या बताया, ओपनिंग है 48 की 65 की, क्लोजिंग है 48 के. तो प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग है 65 का, क्लोजिंग है 48 का. टैक्स का एक्सपेंस क्या है पूरे साल का, इनकम टैक्स का एक्सपेंस है 95,000. तो हम हमारी एंट्री क्या बनेगी, P&L अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स पेबल. तो लायबिलिटी अपनी इंक्रीज हो गई 95,000 से. क्लोजिंग बैलेंस, ये बैलेंसिंग फिगर आया अपने पास, 1,12,000 का टैक्स हमने एक्चुअली पे करा है, तो 1,12,000 हमने यहाँ से एक्चुअली पे करा है, माइनस कर देंगे. ठीक है, तो ये भी डील हो गया, ये भी डील हो गया, ये भी डील हो गया, ये भी डील हो गए. नाउ वी हैव सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, अदर इनकम है, इसका कुछ नहीं करेंगे. इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम वैसे भी अपनी फाइनेंसिंग का पार्ट, सॉरी इंटरेस्ट इनकम है, इनकम होती है इन्वेस्टिंग से, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, ऑपरेशंस पे नहीं जाएगा. फायर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ये एक तरह से एक्सेप्शनल आइटम है. 1,10,000 रुपये का इनकम हुई है, इसको भी हम ऑपरेशंस में डालेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जब अगर कुछ मतलब वो नहीं दे रखा, एज्यूम कराइए, क्योंकि हमें क्लैरिफाई नहीं दे रखा कि इंश्योरेंस किसकी लिया, कोई बिल्डिंग की इंश्योरेंस लिया या किसी और चीज़ की इंश्योरेंस, इन्वेस्टिंग का नहीं मान सकते, इसको हम ऑपरेटिंग एज्यूम करेंगे. फायर इंश्योरेंस भी ऐड करेंगे. डेप्रीसिएशन लेनी नहीं. एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, 15,40,000 माइनस होंगे अपने यहाँ से. देन वी हैव इंटरेस्ट एक्सपेंस, फाइनेंसिंग में जाएगा. फॉरेन एक्सचेंज लॉस, इस चिल्ला के कह रहे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग से रिलेट करता है, तो ये इसमें नहीं चाहिएगा, ये भी जाएगा अपना लॉन्ग टर्म बोरिंग से करते हैं ना, फाइनेंसिंग में जाएगा.
नाउ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, इनकम टैक्स, सब कुछ हो गया। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 14,16,000 रुपये की आ जाएगी अपनी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। मैच करते हैं आईसीआईसीआई सॉल्यूशन से, 14,16,000 का आंसर आया। क्या लिया है? 85,33,000 की अपनी पेमेंट्स रिसीव हुई है कैश रिसीवेबल से। सप्लायर्स को दिए 55,75 15,40 की पेमेंट करी है सेलिंग एक्सपेंसेस जो हमने पीएनएल से उठाया है। टैक्स भरा है 1,12,000 का जिसको हमने कैलकुलेट करा था। फायर इंश्योरेंस इन्होंने एक्सेप्शनल आइटम्स एडजस्ट करी है 1,10,000 और 14,16,000 ये आ गया। वर्किंग नोट में कुछ नहीं, बस इन्होंने वो बनाए अपने लेजर्स बनाए हैं। तो दिस वॉज अवर सॉल्यूशन एज पर डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन खत्म होता है, बट एक इनडायरेक्ट मेथड की प्रैक्टिस भी हम करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट से। प्रॉफिट है अपना 1367, इसमें इनकम टैक्स ऐड करके बन जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14,16,000, यहाँ पे हमने ले लिया। फिर आता है फॉरेन एक्सचेंज लॉस। अब ये एक्सचेंज लॉस ऑपरेशंस का नहीं है, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी ये फाइनेंसिंग का है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। 18,000 हमने फॉरेक्स का लॉस ऐड करा। इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंसिंग ये भी 36,000 ऐड करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिंग सेलिंग एक्सपेंस रहने देंगे, ऑपरेशंस का पार्ट है तो प्रॉफिट में रहेगा। डेप्रिसिएशन 24,000 ऐड कर देंगे, नॉन कैश आइटम है। फायर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑपरेशंस में ही रहने देंगे, तो इसको प्रॉफिट के अंदर बना हुआ है, इस प्रॉफिट में इंक्लूडेड है तो उसको कुछ नहीं करेंगे। इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टिंग में जाएगी तो 20,000 माइनस करेंगे इंटरेस्ट इनकम के नाम से। अदर इनकम हो गई, और सेल्स और इसका तो कुछ करना नहीं इसमें। नाउ वी हैव प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स हमने फिर वही आएगा 1,12,000 का जो पेमेंट करी है टैक्स की, तो टैक्स की अमाउंट तो सेम रहेगी 1,12,000 जो हमने पेमेंट करा एक्चुअल, इसके लिए लेजर बनेगा। ट्रेड पेबल में कोई लेजर नहीं बनेगा, सीधा हम करेंगे 2,15,000 के ट्रेड पेबल्स ओपनिंग थे, अब 195 के रह गए। लाइबिलिटी कम हुई 20,000 से, लाइबिलिटी कम होती है जब हम पेमेंट कर दिए तो 20,000 रुपये अपने माइनस कर देंगे ट्रेड पेबल के नाम के। देन वी हैव रिसीवेबल्स 188 से 2,05,000। रिसीवेबल्स अपने बढ़ गए, यानी एसेट्स हमने खरीदे होंगे तभी बढ़े, खरीदे तो पैसा माइनस करेंगे, 17,000 रुपये का डिफरेंस है, इसको हम माइनस करेंगे। देन वी हैव इन्वेंट्री जो कि कम हो गई, 1,65,000 माइनस 1,20,000 कम हो गई 45 से, मतलब इन्वेंट्री बेच के पैसा ले लिया हमने, 45,000 ऐड कर देंगे। सबको अगर सम करेंगे तो वही आएगा 14,16,000 जो हमने ऊपर कैलकुलेट करा था। सिंपल है, बस एक इनडायरेक्ट मेथड की भी प्रैक्टिस हो गई। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस चैप्टर। Question 8. What will be the classification for the following items in statement of cash flow of both? एक है कि ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एंड अदर एंटिटी। तो कुछ ट्रांजेक्शन हमें दे रखी है, हमें बतानी है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, 12 आइटम्स दे रखी है। और दो तरीके की एंटिटी कंसिडर करो, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फर्स्ट, सेकंड अदर एंटिटी। डायरेक्ट आंसर से देखते हैं। फर्स्ट हमने ले लिया बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में क्या होगा, फिर अदर एंटिटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स एंड एडवांसेस गिवन। इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है कब होता है, जब हम इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो अदर एंटिटीज के लिए तो इन्वेस्टिंग है ये, बट बैंक्स के लिए तो ये रोज का काम है, तो ये बनेगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं डिपॉजिट्स पे और अदर बोरिंग्स पे, तो इंटरेस्ट पे करते हैं हम डिपॉजिट, यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनेगी अपनी अदर एंटिटीज के लिए, और बैंक का रोज का काम है तो ये ऑपरेशंस हो गए। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड on investments in subsidiaries, associates and other entities। ये इन्वेस्टमेंट हमने करी है सब्सिडरीज में, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो है अदर एंटिटी के लिए, बट बैंक का भी ये रोज का काम थोड़ा ना सब्सिडरीज में डालना, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनेगी इसके लिए। डिविडेंड पे करा है ऑन प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग टैक्स ऑन डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स बाय एंटिटीज। डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी माना जाएगा, भले ही वो इन्वेस्टिंग हो, सॉरी भले ही वो बैंक्स हो या भले ही अदर एंटिटी, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी माना जाएगा। फाइनेंस चार्जेस पेड बाय लेजी अंडर फाइनेंस लीज, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। पेमेंट टुवर्ड्स रिडक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग फाइनेंस लीज लायबिलिटी, ये भी फाइनेंसिंग में ही आएगा, लीज से रिलेटेड फाइनेंस लीज का सारा काम। इंटरेस्ट पेड टू वेंडर फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट अंडर डेफर्ड पेमेंट बेसिस। डेफर्ड पेमेंट बेसिस यानी कि हमने इसमें एक फाइनेंस लिया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आएगी डेफर्ड पेमेंट की वजह से, उसलिए हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। प्रिंसिपल सम पेमेंट अंडर डेफर्ड पेमेंट बेसिस फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट।
डेफर्ड टर्म में जो हमने पेमेंट करी है प्रिंसिपल में फिक्स एसेट खरीदने के लिए, फिक्स एसेट से भले बैंक खरीदे भले अदर एंटिटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानी जाएगी। पेनल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स फॉर लेट पेमेंट। अब लेट पेमेंट की वजह से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो बैंक के लिए है, बट कस्टमर से जो हमें इंटरेस्ट मिलता है ये हमारे लिए अदर एंटिटी के लिए भी तो ऑपरेशन ही है ना, क्योंकि अगर लेट से हमने कोई चीज़ सेल करी है और उससे हमें पैसा मिलना है था विद इन 30 डेज, बट कस्टमर ने नहीं दिया, लेट पेमेंट दी और उस पर हमने इंटरेस्ट भी लिया। इंटरेस्ट क्यों लिया हमने? सेल की वजह से। सेल इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये ऑपरेटिंग में ही आएगा। पीनल इंटरेस्ट पेड टू सप्लायर्स फॉर लेट पेमेंट, ये भी अपने ऑपरेटिंग है, अपने आप क्रेडिटर्स को हमने जो पेमेंट करी है पीनल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेड ऑन डिलेड टैक्स पेमेंट, ये ऑपरेटिंग आएगा, बट अगर ये टैक्स अपना फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग से रिलेट करता है, यानी कैपिटल गेन का हो या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो ये उस हिसाब से एलोकेट हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टैक्स रिफंड्स, ये भी ऑपरेटिंग में आएगा, बट सिमिलर अगर ये फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग से होगा तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो दिस वाज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसके साथ कैश फ्लो खत्म होता है। सिंपल इजी टॉपिक बट लेंथी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है ये।